देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने 11 तक कंप्लीट किया था। गुड इवनिंग वाली। गुड इवनिंग मैम। देखो हम लोगों ने लास्ट दिन जो है 11 क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट किया था। फॉर फीचर हम लोग स्टार्ट किए थे, लेकिन क्वेश्चन जो कवर किया था वो अगर फॉरफिट शेयर हो रहा है, अगर वो इशूड एट पार था, ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन अगर प्रीमियम में इशू किया गया शेयर वो फॉरफिट हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, इसमें थोड़ा 2-4 पॉइंट ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि प्रीमियम का ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करेंगे वो हम लोग को पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो बाकी कंसेप्ट सेम रहेगा, फॉरफीचर का एंट्री का कंसेप्ट सेम रहेगा कि फॉरफीचर में क्या करना पड़ता है, कितना पैसा मिला है, कितना नहीं मिला है, और टोटल कितना मिलना चाहिए था, इसी हिसाब से फॉरफीचर का एंट्री होता है। ठीक है, अब देखो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि अगर फॉरफिट हो रहा है शेयर, हेडिंग कर लेते हैं एक बार और इसका पॉइंट लिखवा देते हैं। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स issued at प्रीमियम। प्रीमियम पे इशू हुआ शेयर अगर फॉरफिट हो रहा है तो उसको दो तरह से हमें ट्रीट करना है, मतलब दो कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि ट्रीटमेंट कैसा होगा। हम लोग को पहले ये देखना पड़ेगा कि फॉरफिट जो हुआ है, प्रीमियम रिसिप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। प्रीमियम, इफ प्रीमियम रिसिप्ट, इफ प्रीमियम नॉट रिसिप्ट। अगर प्रीमियम रिसीव हुआ है तो क्या ट्रीटमेंट होगा, अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है तो क्या ट्रीटमेंट होगा, मतलब फॉरफिट हो रहा है उस शेयर पे प्रीमियम रिसिप्ट है कि नहीं है। अगर प्रीमियम रिसिप्ट हुआ है तो नो ट्रीटमेंट इज नीडेड इन केस ऑफ फॉरफीचर। मतलब फॉरफीचर के एंट्री पे इसका कोई भी हमारा ट्रीटमेंट अलग से नहीं करना पड़ेगा। मतलब अगर प्रीमियम का पैसा मिल गया है तो फॉरफिट होने पे उसको हमें कुछ भी नहीं करना है। फॉरफीचर एंट्री में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, मतलब नो ट्रीटमेंट इन केस ऑफ फॉरफीचर, मतलब फॉरफीचर के एंट्री में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। और अगर प्रीमियम रिसिव्ड नहीं हुआ है, इफ प्रीमियम इज नॉट रिसिव्ड, ठीक है, इफ प्रीमियम, यहाँ पर इज लिख लो, इफ प्रीमियम इज नॉट रिसिव्ड, अगर प्रीमियम रिसिव्ड नहीं हुआ है देन हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इज debited at the time of forfeiture, at the time of forfeiture as previously credited, as previously credited। देखो प्रीवियसली क्रेडिटेड होता है। देखो अगर हम फॉरफिट कब होगा, जब पैसा मांगा गया और पैसा नहीं मिला। तो जब पैसा मांगा जाता है, जब ड्यू एंट्री हुआ है, अब देखो नॉर्मली प्रीमियम जो है वो अलॉटमेंट के टाइम लिया जाता है, ये नॉर्मली लिया जाता है। बाकी क्वेश्चन में एप्लीकेशन में भी हो सकता है, अलॉटमेंट में भी हो सकता है, किसी और जगह पे भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम लोगों का प्रीमियम का ड्यू एंट्री हुआ है, मतलब जब हम लोग ड्यू एंट्री किए हैं, पैसा नहीं मिला, तभी ना फॉरफिट कर रहा है कंपनी। तो अगर ड्यू एंट्री हुआ है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम पहले क्रेडिट हुआ होगा। जैसे मान लो अगर अलॉटमेंट का ही एक एग्जांपल जैसे लेते, जैसे मान लो एप्लीकेशन का देना था
₹2, अलॉटमेंट में देना था यहाँ पर सपोज ₹5 इंक्लूडिंग जो है ₹2 प्रीमियम, ठीक है। और ये हो गया कॉल लिख देते, यहाँ पर कॉल का लिख देते ₹5, मतलब टोटल हो गया ₹12। अब अगर मान लो शेयर का कैसे एंट्री हुआ होगा, अब एक मान लेते कंपनी के एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर है, उसी के हिसाब से अगर हम लोग एंट्री करें तो कंपनी पर्टिकुलर इससे कैसे पैसा लेगी, पहले इसने अपना एप्लीकेशन का पैसा दिया होगा तो कंपनी ने एंट्री किया होगा बैंक अकाउंट डेबिट एप्लीकेशन का 200, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। ये जो समझाने के लिए शॉर्टकट में लिख रहे हैं, फिर यहाँ पर हो जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 200, ठीक है। अब मान लो अलॉटमेंट का पैसा उसने नहीं दिया, तब क्या होगा, वो तो नहीं दिया, ये कब पता चलेगा, जब हम लोग बैंक डेबिट करेंगे, लेकिन कंपनी तो अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेगी पहले, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ऐसा एंट्री होगा कंपनी के तरफ से पहला, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 100 इंटू, ये देखो ये हो जाएगा 100 इंटू 3, अगर हम ₹2 प्रीमियम मानते हैं, ठीक है, हम मान रहे हैं कि ₹2 प्रीमियम है, और 100 इंटू 2 300 200, और यहाँ पर हो जाएगा 100 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 500। अब जब पैसा लेने का टाइम आएगा तब कंपनी ऐसे एंट्री करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ऐसे एंट्री करती है। अब मैंने क्या बोला, इन्होंने पैसा दिया नहीं, अलॉटमेंट का पैसा दिया नहीं, अब हम कंपनी के सारे शेयर्स के ऊपर एंट्री नहीं कर रहे, सिर्फ ये 100 शेयर्स के ऊपर करके दिखा रहे, तो इनके लिए तो बैंक अकाउंट जीरो होगा, 100 इंटू 0, तो ये एंट्री तो बनेगा ही नहीं। ये एंट्री बनता है कॉल सिनेरियो लिख के बनता है, तब उसमें हम लोग को ये दिखाना पड़ेगा कि कंपनी के पास मान लो टोटल 1 लाख शेयर था, उसमें से 100 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला, तो बाकी पे रिसीव होगा, लेकिन हम सिर्फ अभी ये 100 शेयर्स पे एंट्री दिखा रहे हैं। अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम लोग इनका शेयर फॉरफिट करना चाह रहे हैं, देखो ये एंट्री का तो कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि पैसा जब मिला ही नहीं, तो इसके बाद कंपनी ने डिसाइड किया इनका शेयर फॉरफिट कर दिया जाएगा, तो कंपनी क्या एंट्री करेगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब मान लो कंपनी ने सारा कॉल किया, तो इन्होंने अलॉटमेंट भी नहीं दिया और कॉल का पैसा भी नहीं दिया, तो कंपनी कैसे एंट्री करेगी, कंपनी पहले देखेगी इस शेयर्स पे कितने पैसे मिलने वाले थे, कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू पे होता है, मतलब विदाउट प्रीमियम होता है, तो ₹10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अगर ये सही सही पैसा दे देते तो कंपनी से इनको ₹1000 मिलता, जो ये कैपिटल में ट्रांसफर करता। और सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट कर रखा था, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को अभी क्या करना पड़ेगा, डेबिट, क्योंकि ये पैसा नहीं मिल रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, जो पैसा मिला वो हो जाएगा शेयर फॉरफीचर में जाएगा, ये सब तो हम लोग लास्ट दिन किए थे। शेयर फॉरफीचर में पैसा कौन सा मिला, ये ₹200 मिला है सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का, और जो पैसा नहीं मिला उसे हम लोग क्या दिखाएंगे, कॉल सिनेरियो दिखा सकते हैं, या फिर ऐसे दिखा सकते हैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। मैंने फाइनल कॉल का ड्यू एंट्री करके नहीं दिखाया, वहां पर भी ऐसे होगा, ड्यू होगा रिसीव नहीं होगा, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, ठीक है, फाइनल कॉल और अलॉटमेंट दोनों में कितना नहीं मिला, अलॉटमेंट में और यहाँ पर फाइनल कॉल में ₹5, तो फाइनल कॉल का हो जाएगा 500, फाइनल कॉल में हो गया 100 इंटू 5, ये नहीं मिला, ठीक है। अलॉटमेंट का कितना नहीं मिला, 100 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 500, तो 500 500 1200 1200, यहाँ लेकिन 5 से ही हम लोग को दिखाना पड़ेगा, क्यों बताओ, क्योंकि जब अलॉटमेंट डेबिट हुआ था तब भी 500 से हुआ था, तो अब अगर क्रेडिट करेंगे तो भी तो 500 से ही करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर इस तरह से एंट्री होगा। ये कौन सा हो गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इज डेबिटेड एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर एज प्रीवियसली क्रेडिटेड, अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर हम ये बताते हैं कि एप्लीकेशन का ₹2 मिला, अलॉटमेंट का ₹5 जो कि 3+2 करके था, ये प्रीमियम था, ये भी मिला, और कॉल का पैसा नहीं मिला, ठीक है, कॉल का जो ₹5 है ये अगर इन्होंने नहीं दिया, तो उस केस में कैसे एंट्री होगा, तो उसमें पहला एंट्री तो यही वाला होगा, ठीक है, फर्स्ट एंट्री यही वाला होगा, सेकेंड एंट्री भी ये वाला होगा एज इट इज, ठीक है, थर्ड एंट्री ये वाला होगा, फोर्थ एंट्री से देखो 1 2 3 एज इट इज होगा इसमें, ठीक है। फिर हम लोग फोर्थ नंबर पे क्या लिखेंगे, पैसा मिलेगा अलॉटमेंट का, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कितना मिलेगा 5 इंटू 100, तो यहाँ पर हो जाएगा 500, ठीक है।
अब कॉल का पैसा ड्यू होगा, जो कि यहाँ पर भी एंट्री वो होना चाहिए था, मैंने वो आगे किया नहीं, यहाँ पर भी एक फोर्थ एंट्री होना चाहिए था, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखो क्यों होना चाहिए था इसीलिए बोल रही, क्योंकि मैंने यहाँ पर मैंने ये मान के किया है कि कॉल्ड अप 10 तक है, अगर कॉल्ड अप 10 है तो इन्होंने अलॉटमेंट फेल किया, फिर फाइनल कॉल भी फेल किया, तो कॉल फेल किया मतलब कंपनी ने कॉल का पैसा भी ड्यू किया होगा, तो यहाँ पर भी ऐसे एंट्री होना चाहिए, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और पैसा नहीं मिला है, तो यहाँ पर ये एक 500 का एंट्री होता, और वही वाला देखो यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर ये जो मैंने एंट्री नंबर 4 किया वो भी होगा, तो ऐसे हो जाएगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, तो यहाँ पर 500 से एंट्री होगा, और जब पैसा नहीं मिला तब जाके इन्होंने फॉरफिट का सोचा, अब फॉरफीचर का एंट्री मेन है, देखो वही हम समझा रहे, फॉरफीचर का एंट्री हम यहाँ पर दिखा रहे, देखो अब इसके बाद फॉरफीचर होगा तो क्या एंट्री होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इनको कितना पैसा मिलना चाहिए था 1000, क्यों 100 शेयर और 10 रुपए करके, अच्छा अब यहाँ पर क्या इनको प्रीमियम का पैसा मिला, हाँ मिला, कैसे पता चला प्रीमियम का पैसा मिला कि नहीं मिला, देखो इन्होंने अलॉटमेंट भरा है, तो अलॉटमेंट पे प्रीमियम दिया जाने का बात था, तो इसका मतलब उन्होंने प्रीमियम का पैसा दे दिया, अगर दे दिया है तो कुछ मत करो, क्यों नहीं करना चाहिए, देखो लॉजिक देखो क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर ड्यू किए थे तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम जब रिसीव किए तो 500 रुपए मिल गए विथ प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम, अब सिक्योरिटीज प्रीमियम का यहाँ पर जो पेमेंट मिलने वाला था वो अगर मिल गया है तो उसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, तो इसीलिए बोला है देखो अगर प्रीमियम का पैसा हमें मिल जाता है तो फॉरफीचर में कुछ मत करो, अब यहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा टू, यहाँ पर शेयर फॉरफीचर जितना पैसा मिला वो ये लोग रिटर्न नहीं करेंगे, और टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल जो पैसा ये लोग नहीं देने वाले हैं, मतलब ये नहीं देंगे, तो इनका कितना फेलियरिटी है 500 रुपीज का, ठीक है, और शेयर फॉरफीचर में कितना पैसा आया, ये देखो शेयर फॉरफीचर में 2 रुपीज, ठीक है, ये एप्लीकेशन का 2 और अलॉटमेंट का 3 5, अब देखो दोनों में डिफरेंस देखो 5 इंटू 100 यहाँ पर कितना हो जाएगा 500, जब प्रीमियम रिसिव्ड हुआ फॉरफीचर का डिफरेंस देखो, जब प्रीमियम पहले ही मिल गया तब लेकिन हम लोग फॉरफीचर में प्रीमियम का पैसा, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि अगर हम लोग प्रीमियम रिसिप्ट कर चुके हैं तो प्रीमियम का फॉरफीचर एंट्री में कोई ट्रीटमेंट नहीं आएगा, मतलब ये 2 रुपीज का ट्रीटमेंट फॉरफीचर में कहीं नहीं आएगा, लेकिन अगर प्रीमियम का पैसा रिसीव नहीं हुआ है तो ये 2 रुपीज का ट्रीटमेंट आएगा, दो जगह पे आया, देखो एक बार तो हम लोगों ने क्या किया, एक बार हम लोगों ने यहाँ पर इसको देखो यहाँ पर हम लोगों ने सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट किया 2 रुपीज से, और जब हम लोगों ने अलॉटमेंट दिखाया तब भी यहाँ पर 2 रुपीज इंक्लूड किया, क्यों इंक्लूड किया, क्योंकि हम लोग को अलॉटमेंट में सिक्योरिटीज प्रीमियम के पैसे के साथ ही तो 500 रुपए मिलने वाला था, 500 रुपए नहीं मिला, और प्रीमियम जो अलग से क्रेडिट होता है ना वो डेबिट हो जा रहा है, ये रूल्स है, अब यहाँ पर प्रीमियम का पैसा अगर मिल गया तो हम लोग अगर यहाँ पर दिखा रहे कि फॉरफीचर में कितना पैसा मिला, तो हाँ प्रीमियम का पैसा भी मिला है, सही बात है कि प्रीमियम का पैसा भी मिला है, लेकिन प्रीमियम का पैसा अगर क्रेडिट हुआ था वो रिसीव हुआ तभी डेबिट हो गया, इसी वजह से यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, तो एक चीज हमें ध्यान रखना है कि अगर हम लोग का प्रीमियम रिसीव्ड हो गया तो उसका ट्रीटमेंट फॉरफीचर में कहीं नहीं आएगा, लेकिन अगर रिसीव नहीं हुआ तो उसका देखो दो जगह ट्रीटमेंट, एक तो जब हम लोग प्रीमियम जहां पर मिलने वाला था वहां पर हम लोग दिखाएंगे कि इंक्लूडिंग प्रीमियम अमाउंट दिखाएंगे, क्यों दिखाएंगे, क्योंकि उतना पैसा हमें नहीं मिला, और क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम पहले से क्रेडिट हो रखा है, अगर वो नहीं, जैसे मान लो डेटर से पैसा मिलने वाला था तो बैड डेप्ट किया हम लोगों ने, नहीं पैसा मिला तो हम लोग बैड डेप्ट टू डेटर करते हैं ना, कैंसिल करते हैं, डेटर टू मान लो सेल था तो बैड डेप्ट टू डेटर करते हैं, उसी तरह से अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला, प्रीमियम क्रेडिट था तो प्रीमियम को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, ये रूल्स होता है, ठीक है, तो ये फॉलो करके ही हम लोग को एंट्री करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, मेन पॉइंट देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड विद द कॉल्ड अप वैल्यू, ये तो लास्ट दिन भी देखा था मैंने, तो यहाँ पर बोल रहा है इफ द प्रीमियम ऑन सच शेयर हैड नॉट बीन पेड बाय द शेयर होल्डर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैंसिल इट, अगर प्रीमियम नहीं दिया है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट कर दो, अलॉटमेंट कॉल फॉर फीचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड इन द यूजुअल मैनर, बाकी सब नॉर्मल जैसे क्रेडिट किया जाता है कर देंगे, यहाँ पर देखो ये लैंग्वेज लिख रखा है, इफ द प्रीमियम हैज ऑलरेडी रिसीव्ड बाय द कंपनी इट कैन नॉट बी कैंसल्ड इवन इफ द शेयर्स आर फॉरफिटेड इन द फ्यूचर, बोल रहा है कि प्रीमियम का पैसा अगर मिल चुका है तो इसका कोई कैंसिलेशन नहीं होगा फ्यूचर में, अगर फॉरफिट भी हो रहा है तो होने तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैंने एंट्री करके ही बता दिया, हम लोग एक क्वेश्चन करके देखते हैं, देखो
क्वेश्चन के साथ अच्छे से समझ में आएगा। और भी इलस्ट्रेशन 12। अच्छा देखो इसमें क्या बोला है, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 5000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 इच फुल्ली कॉल्ड अप। तो देखो कितना शेयर फॉरफिट हो रहा है, फॉरफिट हो रहा है, फॉरफिट नंबर ऑफ शेयर्स 5000, ठीक है। और कॉल्ड अप वैल्यू ये पता होना जरूरी है कि कंपनी कितने तक कॉल किया है, ठीक है। मतलब फुल्ली कॉल्ड अप है कि पार्टली कॉल्ड अप है, तो उसी के हिसाब से हम लोगों का इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होता है। तो 100 करके कॉल्ड अप है, ठीक है, 100। अब फिर क्या बोल रहा है, प्रीमियम में इशू हुआ था, प्रीमियम का पॉइंट आ गया, 20% प्रीमियम से इशू हुआ है। अमाउंट पेबल ऑन शेयर्स वेयर कैसे देना है, एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट पे 50 इंक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब प्रीमियम वैल्यू कैसे निकालेंगे, बोल रहा है कि 20% प्रीमियम है, कॉल्ड अप वैल्यू इतना है, प्रीमियम जो है वो अगर 20% है तो कितना होगा, 100 पे 20%, यानी 20 रुपीज, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 20 रुपीज ये प्रीमियम का पैसा है, क्योंकि अलॉटमेंट में प्रीमियम इंक्लूडेड है बोल रहा है, तो फिर अलॉटमेंट पे कैपिटल वैल्यू 30 होगा, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पर बोल रहा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 50, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी 50, ठीक है। अब देखो टोटल करने से 120 हो गया, जो शेयर का वैल्यू होना चाहिए विथ प्रीमियम। ये क्या है, इसे बोलते हैं इशू प्राइस, ठीक है, इसे बोला जाता है इशू प्राइस। इशू किस पे किया गया है, प्रीमियम पे किया गया है। अब बोल रहा है ओनली एप्लीकेशन मनी वाज पेड बाय द शेयर होल्डर्स। ये जितने भी शेयर होल्डर्स है ना, इन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन ही दिया और कुछ नहीं दिया इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस शेयर्स, मतलब सारे शेयर्स पे सेम कंडीशन है। पास जर्नल एंट्रीज, अब क्योंकि प्रीमियम पे हुआ है तो हमें सोच लेना चाहिए प्रीमियम मिला कि नहीं मिला। प्रीमियम नहीं मिला, कैसे पता चला, क्योंकि सिर्फ तो एप्लीकेशन दिया है, अलॉटमेंट और ये फर्स्ट फाइनल कॉल नहीं दिया है। अगर सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन दिया है तो प्रीमियम नहीं मिला है, ठीक है। अगर प्रीमियम नहीं मिला है तो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पहले हम लोगों ने प्रीमियम को क्रेडिट किया होगा, कंपनी ने पहले प्रीमियम को क्रेडिट किया होगा, अभी प्रीमियम को डेबिट करेंगे और जितना पैसा नहीं मिला उसको भी हम लोग कैंसिल आउट करके दिखाएंगे। तो कैसे एंट्री होगा, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। यहाँ पर हो जाएगा फॉर फीचर का एंट्री करें, क्योंकि वही करने बोला है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट होता है, जितना शेयर फॉरफिट हो रहा है, तो कितना 5000 ऑल शेयर्स फॉरफिटेड बोल रहा है, इनटू कॉल्ड अप वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू कितना है 100 है। तो मतलब इससे ये पता चलता है कि कंपनी को एक्चुअली इस शेयर्स पे टोटल कितना पैसा आने वाला था। तो ये हो गया हम लोगों का 5 लाख, ये पैसा मिलने वाला था। अब इसमें से कितना मिला और कितना नहीं मिला, ठीक है। तो जो मिल गया है वो शेयर फॉरफीचर में जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। कि ये प्रॉफिट होता है कंपनी का, क्योंकि कंपनी आगे रिटर्न नहीं करेगी। तो 20 रुपीज मिला एक एक शेयर पे, तो 5000 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 1 लाख। तो कंपनी को 1 लाख रुपीज मिला है। और कितना नहीं मिला है, अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब इसके जगह कॉल सिनेरियर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ फॉर फीचर का एंट्री बोला है। लेकिन अगर हम लोग को पूरा क्वेश्चन में एंट्री, मतलब एकदम स्टार्टिंग से अगर एंट्री करने के लिए बोला जाता है, इन दैट केस हम लोग वहां पर क्या यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर कॉल सिनेरियर लिखा है हम लोगों ने तो कॉल सिनेरियर दिखाएंगे। इसके बारे में देखो मैंने लास्ट दिन बताया भी था कि हम लोग कॉल सिनेरियर भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग चाहे तो नॉर्मल भी कर सकते हैं। ये वाला शायद मैंने यहाँ पर डिफरेंस करके बताया।
बताया था, ठीक है। तो देखो अभी हम ऐसे कॉल्सिनेरियन नहीं लिखा है, तुम लोग चाहो तो कॉल्सिनेरियन भी लिख सकते हो, उसमें सही होगा, उसमें भी सही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा नहीं मिला। अब देखो ऐसा नहीं है कि मुझे 30 लेना है 20 नहीं लेना है, क्योंकि मुझे टोटल अलॉटमेंट में 50 रुपीज मिलना चाहिए था एक एक शेयर्स पे, वो नहीं मिला। क्योंकि जब अलॉटमेंट में रिसीव एंट्री होता है तो प्रीमियम का अलग और कैपिटल का अलग नहीं होता है, वो तो ड्यू पे होता है। कंपनी ये सोचती है कि ठीक है मुझे 50 तो मिलेगा अलॉटमेंट में मिलेगा, लेकिन हम इसका 2 पार्ट करेंगे। अब जब मिला नहीं तो फिर इसका मतलब 50 रुपीज मिला नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग को करना पड़ेगा 5000 इंटू 50, 2,50,000, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर और एक बार करेंगे, टू इक्विटी शेयर और एक जगह पे पैसा नहीं मिला, फाइनल कॉल का, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये कितना हो जाएगा 5000 इंटू इस पे कितना मिलना चाहिए था 50 रुपीज, तो ये भी हो जाएगा 2,50,000। अब एक बात ध्यान रखना है, प्रीमियम का है, क्योंकि प्रीमियम पे इशू हुआ है तो हम लोग को देखना है प्रीमियम रिसीव हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ है तो प्रीमियम को क्रेडिट कर दो। तो यहाँ पर लिखेंगे सिक्योरिटीज $5,000 इंटू प्रीमियम पे कितना मिलने वाला था 20 रुपीज, तो ये हो गया 1,00,000। अब टोटल करके देख लो, दोनों साइड टैली होना चाहिए, 5 और 1 6 लाख, और यहाँ पर हो गया 2 2 4 5, हाँ 6 लाख, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का फॉर फीचर का एंट्री, इस तरह से करना पड़ेगा। अब इस पे नैरेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मतलब जिन लोग को लिखना है तो नैरेशन लिखना पड़ेगा, तो लिख दोगे बीइंग, हम एक लिख के दिखा देते, बीइंग द फॉर फीचर ऑफ $5,000 shares of ₹100 each, fully called, ठीक है। और भी चाहो तो लिख सकते हो इशूड एट प्रीमियम फॉर नॉन पेमेंट ऑफ, ऐसे करके लिखा जाता है, इशूड एट प्रीमियम फॉर, क्यों फॉरफिट किया गया, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इस तरह से लिखा जा सकता है। और अगर कम में लिखना चाहते हैं, अगर टाइम नहीं है हमारे पास, तो हम लोग सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, बीइंग द शेयर्स फॉरफिटेड, या फिर बीइंग 5,000 शेयर्स फॉरफिटेड। अच्छा अब देखो 12 नंबर वाला हो गया। अब 13 इसमें प्रोराटा है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है कि प्रोराटा के केस में कैसे होगा, ये बता के हम ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करेंगे, हम यहाँ पर जो है ये एग्जांपल मतलब इलास्ट्रेशन के साथ ही समझा देते हैं। देखो कि अगर प्रोराटा होता है, प्रोराटा तो हम लोगों ने लास्ट दिन किया था, प्रोराटा का मतलब क्या होता है कि जितना शेयर के लिए अप्लाई किए हैं उससे कम में कम का अलॉटमेंट मिला है, लेकिन कंपनी बोल रही है कि जो एक्स्ट्रा पैसा मेरे पास है वो हम रिफंड नहीं करके नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट कर देंगे, तब क्या होगा। तो यहाँ पर एक एक पॉइंट तो हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, प्रोराटा अलॉटमेंट में शेयर अगर प्रीमियम पे इशू हो रहा है, द एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन विल बी फर्स्ट एडजस्टेड टू कैपिटल अकाउंट एंड देन फॉर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ये वाला पॉइंट जो है इसके ऊपर डिपेंड करके होगा क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर इलास्ट्रेशन 13 क्या बोला है, Mr. Shami has applied for 1,000 shares of company XYZ Limited, paying application money 2 per share, but has been allotted only 600 shares। तो इन्होंने अप्लाई किया था 1,000 शेयर्स XYZ कंपनी में, और इनको अलॉटमेंट मिला है 600 शेयर्स, ठीक है। और एप्लीकेशन का जो प्राइस था वो था 2 पर शेयर करके, द शेयर्स हैव ए फेस वैल्यू ऑफ 10 एंड ए प्रीमियम ऑफ 2, मतलब इशू प्राइस जो है वो है प्रीमियम पे 12 रुपीज, विच आर पेबल एज, अलॉटमेंट में 5 देना है, प्रीमियम अलॉटमेंट में इंक्लूडेड है, फाइनल कॉल में 5 देना है। नाउ इन केस मिस्टर शामी डज नॉट पे अलॉटमेंट मनी, अगर वो अलॉटमेंट नहीं देते एंड फाइनल कॉल भी नहीं देते एंड इज शेयर्स आर फॉरफिटेड, और उनका शेयर फॉरफिट होता है, देन क्या एंट्री पास होगा वो हमें करके दिखाना है।
अच्छा, फिर देखो इन्होंने अप्लाई कितना किया है, अप्लाई किया है 1000 शेयर्स, कंपनी ने अलॉटमेंट दिया 600 शेयर्स, ठीक है। तो एक्चुअली इनके पास जो होल्डिंग है, इनके हाथ में कितने सारे शेयर्स का होल्डिंग है, 600 शेयर्स का, ठीक है, 1000 का नहीं। तो अब जब इन्होंने अप्लाई किया तो एप्लीकेशन पैसा भी दिया, एप्लीकेशन का पैसा भी दिया है। अब एप्लीकेशन का इन्होंने कितना दिया, ये देखो, एप्लीकेशन जब अप्लाई किया 1000 शेयर्स के लिए तो कंपनी को पे किया है, देखो, पेड टू कंपनी, कंपनी के पास कितना पैसा आ गया, 1000 इंटू 2000। ऐसा क्यों 2000 रुपीज क्यों आया, क्योंकि कंपनी ने देखो यहाँ पर 2 रुपए करके एप्लीकेशन का पैसा मांगा था। अब कंपनी बोल रही है हम अलॉटमेंट 600 शेयर्स का देंगे, तो इसका मतलब इनके पास तो एक्स्ट्रा पैसा है, कितने शेयर्स पे, तो ये देखो एक्सेस कितना पैसा है 400 शेयर्स पे, क्योंकि ये देखो इनका गैप कितना हो रहा है, 400 शेयर्स पे 2 रुपीज करके 800 कंपनी के पास क्या है, एक्सेस अमाउंट है। लेकिन कंपनी क्या करेगा, प्रोराटा अलॉटमेंट कर रहा है। अब देखते हैं, मतलब बोल रहा है कि रिफंड नहीं करेगा, क्योंकि रिफंड का बात नहीं बोला है तो ऑटोमेटिकली प्रोराटा है। अच्छा, अब शेयर्स का यहाँ पर देखते हैं कैसे पेमेंट होता है। तो एप्लीकेशन का तो 2 ये पता चल गया, अलॉटमेंट एप्लीकेशन तो भरा होगा इन्होंने, बिना एप्लीकेशन भरे इनको अलॉटमेंट मिल ही नहीं सकता, ये होल्डर हो ही नहीं सकते, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखो अलॉटमेंट में देना है 5 रुपीज, अलॉटमेंट में 5 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम बोला है, और प्रीमियम कितना है यहाँ क्लियरली बता दिया, 2 रुपीज का प्रीमियम है, ठीक है। तो ये 3 रुपीज का कैपिटल का वैल्यू हो गया। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर फाइनल कॉल 5, फाइनल कॉल 5, तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया 12 रुपीज, ठीक है। ये टोटल 12 रुपीज हो गया। नाउ इन केस मिस्टर समी डज नॉट पे अलॉटमेंट मनी, अब देखो इन्होंने फेल क्या किया, अलॉटमेंट मनी, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं, ठीक है, डज नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड फाइनल कॉल, और फाइनल कॉल भी इन्होंने फेल कर दिया, नहीं दिया। फिर बोल रहा है कि फॉर फीचर एंट्री बताओ क्या होगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखो फॉर फीचर का एंट्री पूछा है और कुछ नहीं, तो हम लोग यहाँ पर पहले फॉर फीचर का एंट्री में क्या क्या किया जाता है हम लोग वो लिख लेते हैं। पहले लिखेंगे इन इस शेयर्स पे कितने पैसे कंपनी को मिलने चाहिए थे, तो यहाँ पर हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना पैसा मिलना चाहिए था, कंपनी ने सारा ही कॉल किया तभी तो पता चल रहा है, ये पैसा नहीं दिया, ये पैसा नहीं दिया। ये क्लेम कंपनी कब करेगी कि आपने पैसा नहीं दिया, अगर कंपनी ने कॉल किया है और उन्होंने नहीं दिया तभी तो बोलेंगे ना, क्लेम तभी कर सकते हैं, अदरवाइज तो नहीं। इसका मतलब इन कंपनी को कितना पैसा मिलने वाला था इनसे, प्रीमियम अलग काउंट होता है, क्योंकि कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से, देखो यहाँ पर जो है इस शेयर में 10 और 2 दो पार्ट है ना, 2 रुपीज किस चीज का है, 2 रुपीज जो है ये प्रीमियम का है, 10 रुपीज क्या है, नॉमिनल वैल्यू बोल लो या फिर फेस वैल्यू बोल लो। और इसको क्या बोला जाता है, अगर हम लोग इसमें प्रीमियम ऐड कर देते हैं तो इसे बोला जाता है इशू प्राइस, ठीक है। ये होता है इशू प्राइस, क्योंकि इशू पार पे भी हो सकता है 10 रुपए पे, प्रीमियम पे भी हो सकता है 12 रुपीज, डिस्काउंट में भी हो सकता है, वो मतलब कैलकुलेशन के लिए हो सकता है, लेकिन लॉ के हिसाब से इक्विटी शेयर को बाहर वाले को डिस्काउंट में करना अलाउड नहीं होता है। डिस्काउंट में सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने जो इम्प्लॉय है, डायरेक्टर है, उनको दे सकते हैं, जिसका नाम होता है स्वेट इक्विटी शेयर, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कभी कभी हमें डिस्काउंट का भी देता है, अगर देगा तो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो 2 रुपीज जो है ये तो मैंने समझा दिया कैसे होगा। तब कैपिटल हमेशा क्या होता है, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू से ही रिकॉर्डेड होता है। तो यहाँ पर 10 इंटू कितना होना चाहिए, 600 या 1000, तो अगर कंपनी अलॉटमेंट 600 शेयर्स का देगी तो 600 ही होना चाहिए ना, 1000 का तो नहीं, क्योंकि 400 का वो अलॉटमेंट नहीं देगी, 400 पे जो 800 एक्स्ट्रा ले रखी है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देगी, ऐसा ही बोला है, तभी प्रोराटा होता है। तो यहाँ पर हो गया कंपनी को इनसे 6000 मिलने वाला था, ठीक है। अब क्या प्रीमियम मिला है, नहीं मिला है, प्रीमियम नहीं मिला है तो प्रीमियम को डेबिट कर दो इस तरह से, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कितने शेयर्स पे नहीं मिला, 2 रुपए करके 600 शेयर्स पे, तो ये कितना हो जाएगा
1200, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि शेयर फॉर फीचर में कितना जाएगा और शेयर अलॉटमेंट में कितना जाएगा, क्योंकि अलॉटमेंट का नहीं मिला और फाइनल कॉल का नहीं मिला। तो 2 शेयर फॉर फीचर, 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फाइनल कॉल, ठीक है। ये सब क्या किया, क्रेडिट कर दिया, ये पैसा नहीं मिला, ये पैसा नहीं मिला, ठीक है। अब हम लोग देखो यहाँ पर प्रीमियम का पैसा नहीं, अच्छा प्रीमियम का पैसा मिला कि नहीं मिला उसका कंफर्मेशन लेकिन इतना जल्दी नहीं मिलेगा, ये वाला अभी मुझे लिखना नहीं चाहिए था, वैसे आएगा यही आंसर, लिख लियो तो ठीक है, कोई बात नहीं, काटने का जरूरत नहीं। हम पहले ये समझाएंगे, देखो ऐसा तो नहीं है कि कंपनी ने सिर्फ 2 रुपए करके 600 शेयर पे रिसीव कर रखा है, नहीं, कंपनी ने 1000 शेयर पे 2 रुपए करके रिसीव कर रखा है। इन्होंने अलॉटमेंट जरूर फेल किया है, लेकिन इनका ये मिस्टर सामी जो है उनका 800 रुपए कंपनी के पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, जो कंपनी ने बोला था कि अलॉटमेंट जब आपसे कॉल करेंगे तो आप जब अलॉटमेंट का पैसा देंगे तो हमें कम दे दीजिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कैसे करके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहाँ पर कैसे होगा, वर्किंग नोट बनाते, ठीक है। यहाँ पर देखो टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे कितना पैसा लिया है कंपनी ने, तो एप्लीकेशन पे कंपनी ने ले रखा है 1000 इंटू 2, ठीक है, 2000 ले रखा है, लेकिन कंपनी को लेना कितना चाहिए, कंपनी को लेना कितना चाहिए, ये देखो यहां पर लिखेंगे अमाउंट शुड बी रिसीव्ड, कंपनी को कितना लेना चाहिए था ऑन एप्लीकेशन, कंपनी जितना अलॉटमेंट देगी उतना ही लेना चाहिए, अगर 1000 शेयर अलॉट ही नहीं करेगी तो उतना पैसा क्यों लिया है, तो ये हो जाएगा कंपनी को लेना चाहिए था 1200, ठीक है। तो एक्सेस कितना लेके बैठी है कंपनी, तो कैसे भी करो, या तो 400 शेयर निकाल लो और उस पे 2 मल्टीप्लाई कर दो, मैंने दोनों तरीके से दिखा दिया, या फिर ऐसे कर दो एक्सेस एडजस्टेड इन नेक्स्ट कॉल, एडजस्टेड इन नेक्स्ट कॉल, कंपनी ने बोला ठीक है आपका जो एक्सेस है वो हम लोग नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट करेंगे, नेक्स्ट कॉल कौन सा है, नेक्स्ट कॉल है अलॉटमेंट का, ठीक है। अब अलॉटमेंट में कितना अमाउंट ड्यू होगा, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, कंपनी इनसे अलॉटमेंट में कितना पैसा मांगेगी, तो इन्होंने अगर कंपनी ने अगर 600 शेयर अलॉटमेंट देने का बात किया है तो 600 शेयर पे 5 रुपए, हम टोटल पहले करें, 600 शेयर पे 5 रुपए मांगेगी, यानी 3000, ठीक है। अब इसका हम बाइफर्केशन करेंगे, ये 3000 में एक पार्ट कंपनी अपना इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेगी और एक पार्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम में ट्रांसफर करेगी, तो कैपिटल में कितना ट्रांसफर करेगी, 600 इंटू 3, 1200, देख लेते 3 है तो हाँ, और प्रीमियम में कितना ट्रांसफर करेगी, 600 इंटू 2, यहाँ पर हो जाएगा 1200, अच्छा ये 1800 होगा, मैंने गलती से 1200 लिखा, नहीं बोल रहे हो तुमने, यहाँ पर ये देखो 1800 होगा, ठीक है। कैपिटल में 1800 जाएगा और प्रीमियम में 1200 जाएगा, ये मैंने बाइफर्केशन करके दिखाया। अब इन्होंने पैसा नहीं दिया, लेकिन इनका 800 रुपए कंपनी के पास पड़ा हुआ है जो कंपनी कभी वापस नहीं करेगी, ठीक है, मतलब 2 रुपए करके एप्लीकेशन का पैसा तो वापस करेगी नहीं, जितना भी रिसीव होता है फॉर फ्यूचर के टाइम पे कुछ भी वापस नहीं होगा, तो पूरा ही कंपनी के पास रह जाएगा। लेकिन बात ये है कि अब इसको एडजस्ट कैसे करें, ये जो एक्सेस 800 है ये कैसे एडजस्ट होगा, तो रूल्स ये होता है, ये देखो अब रूल्स यहाँ पर पढ़ने से समझ में आएगा। इन केस ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट, जो कि ये क्वेश्चन है, वेयर शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, प्रोराटा अलॉटमेंट किया गया है और शेयर प्रीमियम पे इश्यू हुआ है, द एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, जो कि यहाँ पर देखो कितना है 800, will be first adjusted to capital account and then for securities premium, पहले कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट होगा फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम में, यानी ये जो एक्सेस पैसा है ये हम लोग कहां से डिडक्ट करके दिखाएंगे, ये हम लोग यहां से डिडक्ट करके दिखाएंगे, ठीक है, ये यहां से एडजस्ट होगा, मतलब ये 1800 माइनस 800 करके 1000 दिखाएंगे। अगर मान लो ये 800 के जगह सपोज ये 2000 होता,
फॉर एग्जाम्पल अगर एक्सेस पैसा 2000 होता तो 1800 एडजस्ट होने के बाद और भी 200 रुपए बचा हुआ रहता, वो यहां से एडजस्ट होता, तब सिक्योरिटीज प्रीमियम 1000 दिखता। ठीक है, मतलब फर्स्ट एडजस्ट करो कैपिटल से, फिर एक्स्ट्रा बचे तो प्रीमियम से एडजस्ट करना, अदरवाइज नहीं करना है। ठीक है, तो जितना तक होगा, जैसे कि यहाँ 800 तक है, अब हम लोग लिखेंगे कैसे, ये देखो, इसका मतलब जो अमाउंट हमें अलॉटमेंट में नहीं रिसीव हुआ वो कितना है, अमाउंट नॉट रिसीव्ड इन अलॉटमेंट। अब अमाउंट रिसीव्ड मतलब क्या, बैंक वाला एंट्री, तो बैंक एंट्री 3000 से होने वाला था, है ना, लेकिन 3000 से तो अब नहीं होगा क्योंकि 3000 तो मिला नहीं है, लेकिन 800 मिल गया है, तो कितना नहीं मिला, इधर 1000 नहीं मिला और यहाँ पर 1200। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2200, इतना पैसा नहीं मिला, इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम लोग बोल ही सकते हो अगर हम लोग इससे डायरेक्टली 800 माइनस कर देते मैम तो भी तो हम लोग का 2200 आता। हाँ सही बात है कि डायरेक्टली माइनस करने से भी आएगा, लेकिन वो तो 800 था बोल के कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, लेकिन यही चीज अगर इससे ज्यादा होता है तो फिर हमें अलग अलग ही देखना पड़ेगा ना, तो फर्स्ट एडजस्टेड इसके साथ करना है उसके बाद। और अगर हम लोग इसे इस तरह से नहीं दिखाएंगे तो एंट्री लिखने में भी प्रॉब्लम होगा, हम दिखाते कैसे प्रॉब्लम होगा। तो ये देखो, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट तो 2200 होगा, ये मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया। अब फाइनल कॉल का देखो, फाइनल कॉल में कितना पैसा नहीं मिला, 5 रुपीज, तो इसका हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं, यहाँ पर हो गया 600 इंटू 5, इसका हम लोगों को 3000 नहीं मिला। अब शेयर फॉरफीचर में हम लोगों को दिखाना है कितना पैसा मिला है, तो शेयर फॉरफीचर में हम लोग को कितना पैसा मिला है 2000, क्योंकि टोटल तो हमें 2000 ही रिसीव हुआ, जिसमें से कैपिटल में पहले 1200 दिया गया, 800 रखा था कंपनी, वो भी एडजस्ट कर लिया, मतलब इन्होंने कंपनी को टोटल 2000 पे किया। ठीक है, टोटल 2000 पे किया। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होगा कितने से, उसके लिए ये करना जरूरी है। देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम का कितना पैसा नहीं मिला, 1200, तो यहाँ पर ना हम लोग 1200 ही लिखेंगे, ऐसे करके 2 इंटू 600। एक बात सोचो, अगर यहाँ पर मान लो ये 2000 वाला जो कंसेप्ट हम बोल रहे थे कि अगर ये 800 की जगह एक्सेस अमाउंट 2000 होता तो 1800 में पूरा 1800 एडजस्ट हो जाता, ये जीरो हो जाता। ठीक है, कैपिटल का पैसा। और सिक्योरिटीज प्रीमियम में क्या होता, 1200 में 200 एडजस्ट होके ये हो जाता 1000, तब हम लोग बोलते कि अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट कितना होता पता, ये 1000 होता, 1000 होता फिर। ठीक है, और ये सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा ये भी हमारा 1000 दिखता कि जितना हमें प्रीमियम का नहीं मिला, तब हम लोग इसको 1200 नहीं लिखते। इसीलिए ये कैलकुलेशन हमें पता होना जरूरी है कि कैसे एडजस्टमेंट किया जाएगा। ये देखो यहाँ पर तो प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि प्रीमियम में कुछ भी एडजस्ट नहीं हुआ, अगर प्रीमियम में कुछ एडजस्ट होता तो ये प्रीमियम का वैल्यू उतना लिखना पड़ता, 16/2 करके लिखने से नहीं होता। मान लो हम लोगों ने इतना एक्सेस पैसा कंपनी ने रिसीव कर रखा है कि अलॉटमेंट एडजस्ट हुआ पहले फुल्ली, क्योंकि जब तक ये फुल्ली एडजस्ट नहीं होगा तब तक प्रीमियम में हम लोग उसे एडजस्ट नहीं कर सकते। ये फुल्ली एडजस्ट होने के बाद मान लो प्रीमियम में भी 200 रुपए एडजस्ट हो गए, तब ये 16/2 ऐसे नहीं होगा एंट्री, तब हम लोग को इसको डायरेक्टली कितना लिखना पड़ता, यहाँ पर 1000 रुपीज ऐसे करके लिखना पड़ता, लेकिन उसके लिए पूरा डेटा अलग होना चाहिए, नहीं तो मेरा डेबिट क्रेडिट तो टैली नहीं होगा। तो यहाँ पर हमेशा याद रखो कि पहले कैपिटल एडजस्ट होगा, उसके बाद ही प्रीमियम एडजस्ट होगा। अब अगर मान लो ये इतना जाता है, मान लो ये पैसा है 3000, तो कंपनी ने अगर ऐसा बोला है कि हम लोग अलॉटमेंट भी एडजस्ट करेंगे, फाइनल कॉल में भी करेंगे, तो फॉरफीचर के टाइम पे कंपनी क्या करेगी, ये कितना हो रहा है, ये टोटल ये मान लो 3500 है, तो 3000 एडजस्ट अलॉटमेंट में हो जाएगा, इसमें भी कैपिटल में भी पूरा बनेगा, प्रीमियम में भी पूरा बनेगा, और 500 रुपए जो है फाइनल कॉल से भी एडजस्ट हो जाएगा। इन दैट केस प्रीमियम यहाँ पर आएगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि प्रीमियम का पैसा रिसीव हो रहा है, एडजस्ट हो जा रहा है ना, और अलॉटमेंट का भी आएगा नहीं, और फाइनल कॉल का क्या हो जाएगा, जितना है उसमें से 500 एडजस्ट होने के बाद जो बचेगा वो दिखाना पड़ेगा। तो मेन चीज याद रखना चाहिए हम लोग को कैसे करके कैलकुलेशन का रूल्स है, अब डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन कैसे दे रहा है, हम लोग को वैसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग एक काम करते हैं, हम ना ये वाला जो पॉइंट है इसको लिखवा देते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट लिखने से याद रहेगा कि प्रोराटा अलॉटमेंट में कैसे करना चाहिए। गुड इवनिंग नॉर्मली। গুড ইভিনিং ম্যাম, একটু দেরি হয়ে গেল, সরি আজকে। ঠিক আছে, আমি শেয়ার করে দেবো তোমাকে এটার আগেরটা। ওকে।
यहाँ पर लिखते देखो, इन केस ऑफ प्रोराटा allotment where shares are issued at premium, the excess money received on application will be first adjusted to capital and then for securities premium. ये इसी पे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया, ठीक है। अब देखो, फॉरफिट ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स, और ये तो हम लोगों ने किया। अच्छा हाँ, यहाँ पर ना एक पॉइंट बोला है, देखो ये हमें पता होना चाहिए। नॉर्मली फॉरफीचर कब होता है? बोल रहे हैं कि फॉरफीचर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स प्रीमियम और द अनपेड पोर्शन ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज वन ऑफ द मेनी कॉजेज फॉर विच शेयर्स में बी फॉरफिटेड। कंपनी नॉर्मली शेयर फॉरफिट कब करती है? जो पैसा मांगा गया वो नहीं दिया, प्रीमियम का पैसा नहीं दिया, कुछ भी होता है, ठीक है। मतलब कॉल का नहीं दिया, अलॉटमेंट का नहीं दिया, कोई भी, ठीक है। कोई एक कॉल का पैसा अगर नहीं दे रहा है तो फिर हो सकता है फॉरफिट कर दे कंपनी। बट फुल्ली पेड अप शेयर्स, क्योंकि देखो लिखा क्या है, फॉरफीचर ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर, अगर कोई फुल्ली पेड अप किया है फिर भी उसका शेयर फॉरफिट हो सकता है। हाँ हो सकता है। कौन से केस में? देखो, फुल्ली पेड अप शेयर्स में बी फॉरफिटेड फॉर रियलाइजेशन ऑफ डेब्ट्स ऑफ द शेयर होल्डर, ठीक है। अगर किसी शेयर होल्डर का कंपनी के टुवर्ड्स कोई डेब्ट जनरेट है और वो पे नहीं कर पा रहा है, तो उसका शेयर होल्डिंग को कैंसिल करके ये रियलाइज्ड किया जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ, एओए आर्टिकल में वो लिखा हुआ होना चाहिए। अगर लिखा होता है तो कंपनी के पास राइट्स आ जाता है कि वो लोग फॉरफिट कर सकते हैं फुल्ली पेड अप शेयर्स को। अच्छा, अब री इशू पढ़ेंगे, ठीक है। री इशू का मतलब क्या होता है कि जो शेयर फॉरफिट हो जाता है। देखो, इशू मतलब जब फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, री इशू का मतलब जब हम लोग ऑलरेडी इशू किए हुए शेयर को फिर से इशू कर रहे हैं, तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं? री इशू करना। तो री इशू करने से फिर से पैसा आएगा, शेयर इशू करेंगे तो पैसा तो आएगा। बैंक टू क्या होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल। ये देखो, अब यहाँ पर क्या दिखाएंगे? फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट। ये तब दिखाना पड़ता है, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा हो, ठीक है। ये तब होगा अगर हम लोग शेयर जो रीइशू कर रहे हैं वो लॉस पे कर रहे हैं, ठीक है। अगर शेयर रीइशू जो हो रहा है वो लॉस पे हो रहा है तो शेयर फॉरफिचर को डेबिट करेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम लोग फॉरफिट करते हैं तो फॉरफिट करने पे प्रॉफिट शेयर फॉरफिचर में दिखाते हैं, टू शेयर फॉरफिट करके। तो उसी तरह से फॉरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू करने पे अगर लॉस होगा तो वो भी शेयर फॉरफिचर अकाउंट में दिखाएंगे। अब क्या बोल रहा है? अब उसके बाद भी देखो, जैसे मान लो एक शेयर फॉरफिट किया और हम लोगों के पास जो है उस पे 10 रुपए गेन हुए, ठीक है। मतलब मान लो शेयर जो था, या फिर इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, मान लो शेयर था 10 रुपए का और जो शेयर होल्डर था उसने 8 रुपए दिए, 2 रुपए नहीं दिए, तो हम लोग फॉरफिट अकाउंट में 8 रुपए दिखाएंगे। अब ये शेयर जब रीइश हुआ, 10 रुपए वाला जब शेयर रीइश हुआ, तब मान लो वो रीइशू हुआ 7 रुपए में, ठीक है। तो इसका मतलब लॉस हुआ, ठीक है। उस लॉस को यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा शेयर फॉरफिट बोल के। और अगर लॉस पे इशू नहीं होता है तो ये फॉरफिट का एंट्री नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फॉरफिट का एंट्री नहीं ये है, ये नहीं आएगा। और अगर लॉस राइट ऑफ करने के बाद भी हमारे पास कुछ बच जाएगा तो हम लोग उसको कैपिटल रिजर्व में दिखाएंगे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बोला है। लॉस ऑन रीइश्यू शुड नॉट एक्सीड द फॉरफिटेड अमाउंट। ये सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे। हम लोग एक क्वेश्चन करते फिर ये सारा पॉइंट हम बताएंगे किस तरह से ये अप्लाई होगा। ये वाला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। इलस्ट्रेशन 14। यहाँ पर बोला है मिस्टर लॉन्ग who has the holder of 2000 preference shares of 100 each
on which 75 per shares have been called up could not pay his due on allotment and first call each at 25 per share. अच्छा, तो ये है मिस्टर लॉन्ग, ठीक है। इनके पास कितने शेयर्स है? इनके पास है 2000 शेयर्स। इनके पास 2000 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 100 वाला, ठीक है। एट द रेट ऑफ 100 ईच, मतलब एक शेयर का वैल्यू 100 है, लेकिन कंपनी ने कॉल कितना किया है? 75। बट कॉल्ड अप कितना है? 75। मतलब कंपनी ने 25 अभी तक कॉल नहीं किया है। तो अगर कंपनी फॉरफीचर का एंट्री डालेगी, इनका शेयर अगर कैंसिल हो रहा है, कंपनी फॉरफीचर का एंट्री डालेगी, तो कंपनी ये दिखाएगी कि इनसे मुझे कितना मिलना चाहिए था, 2000 इंटू 100 नहीं, 2000 इंटू 75। जब मैंने 25 का कॉल ही नहीं किया है, तो कंपनी ऐसे कैसे बता देगी कि हम 100 रुपीज मुझे इनसे मिलने वाला था? एक एक शेयर पे 75 ही मिलने वाला था अगर कॉल्ड अप वैल्यू इतना होता है तो। अब इनका शेयर क्या हो रहा है? कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने क्या नहीं दिया है? अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, जो कि दोनों ही 25 करके था। इन्होंने अपना अलॉटमेंट नहीं भरा और फर्स्ट कॉल भी नहीं भरा, दोनों ही 25 करके था, ठीक है। फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट दोनों ही 25 करके था। द डायरेक्टर्स फॉरफिटेड द अबव शेयर्स, इन्होंने फॉरफिट कर दिया एंड रीइश्यूड 1500 ऑफ सच शेयर्स टू मिस्टर शॉर्ट। अब इन्होंने क्या कर दिया? अब ये दोनों नॉन पेमेंट की वजह से फॉरफिट हुआ, ठीक है। फॉरफिट ऑफ कितना होगा? फॉरफिट उतना शेयर होगा जितना इनके पास होल्डिंग है, फॉरफिट ऑफ 2000 शेयर्स होगा। लेकिन रीइश्यू कितना हुआ? वो कंपनी के पास है, कंपनी चाहे तो पूरा रीइश्यू कर सकती है, कंपनी चाहे तो जितना चाहे उतना रीइश्यू कर सकती है। जैसे यहाँ पर रीइश्यू किया है 1500 शेयर, 1500, और ये किसको दिया है? शॉर्ट को, ठीक है। ये 1500 शेयर्स जो है ये शॉर्ट को दे दिया है, इनको रीइश्यू कर दिया है। और कितना करके रीइश्यू किया है? 65 पर शेयर, पेड अप एज 75 पर शेयर। तो इनको पेड अप मतलब इनको देना कितना है इस शेयर पे? 65। तो यहाँ पर लिखते हैं एट द रेट ऑफ 65 पर शेयर वैल्यू लगा के इन्होंने, कंपनी ने रीइश्यू कर दिया। और इसका पेड अप वैल्यू कितना है? मतलब पेड अप नहीं, इसको हम लोग बोलेंगे, मतलब एक्चुअली ये 75 क्यों दिखा रहा है? देखो, ये कौन सा वैल्यू है? ये कंपनी का मिस्टर शॉर्ट के लिए कॉल्ड अप वैल्यू है। 65 पर शेयर के हिसाब से इन्होंने दे दिया, रीइश्यू कर दिया। और पेड अप एज 75 पर शेयर, मतलब इस शेयर का वैल्यू क्या है? ये 75 कॉल्ड अप जितना था उसके हिसाब से, है ना। तो यहाँ पर ऐसे लिखते हैं कि मिस्टर शॉर्ट एट 65 पर शेयर, ये है इतने शेयर को खरीदने के लिए मिस्टर शॉर्ट को 65 करके एक एक शेयर पे देना पड़ेगा। और ये शेयर कैसे, जैसे हम लोग बोलते हैं ना 100 ईच वाला, तो ये है 75, ठीक है। पेड अप मतलब पहले इसका पेड अप वैल्यू था, मतलब इतना देना चाहिए था मिस्टर लॉन्ग को, पेड अप एज 75 पर शेयर, ठीक है। मतलब ये फुल्ली पेड अप वाला शेयर नहीं था, क्योंकि पार्टली कॉल्ड अप था, तो फुल्ली पेड अप वाला शेयर कैसे बनेगा? फुल्ली पेड अप वाला तो नहीं बनेगा। ये सिचुएशन है। अब हम लोग को इसके रिगार्डिंग क्या करना है? एंट्री करना है। अच्छा, पहले हम लोग फॉरफिट का एंट्री करेंगे। अच्छा, ये ना प्रेफरेंस शेयर बताया है, तो प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं होता है। प्रेफरेंस शेयर सिर्फ लिखने से ही काम हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट लिखते हैं, फॉरफिट होने पे क्या लिखना पड़ेगा? पहले कि कितना पैसा मिलने वाला था जिनका शेयर फॉरफिट हो रहा है उनसे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2000 शेयर्स पे कितना मिलना चाहिए था? 75, क्योंकि कंपनी ने तो इतना ही कॉल किया था। तो 2000 इंटू 75 ये हो गया 1,50,000। अच्छा, अब यहाँ प्रीमियम वगैरह तो कुछ था नहीं। अच्छा, जो पैसा मिला वो कंपनी कभी रिफंड नहीं करेगी, तो वो हो जाएगा टू शेयर फॉरफीचर या फॉरफिटेड शेयर, एक ही बात है, जैसे लिख सकते हैं टू शेयर फॉरफीचर, ठीक है। कंपनी को इनसे कितना पैसा मिला है? तो कंपनी को इनसे 25 50 नहीं मिला, तो 75 में 50 नहीं मिला। ये देखो, ये कॉल किया, ये पैसा नहीं मिला, तो कितना पैसा मिलेगा? यहाँ पर 75 माइनस 50 कर दो,
तो 25 होगा, 25 मिला है तो 25 इंटू 2 50 होता है, और यहाँ पर 3 जीरो, ठीक है। तो 50,000 जो है इनको मिल गया है, कंपनी को मिल गया है, ठीक है। और क्या क्या नहीं मिला, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, तो यहाँ पर हो जाएगा टू प्रेफरेंस शेयर, अलॉटमेंट टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल। अच्छा, तो कितना हो जाएगा, 2000 इंटू 25, ये नहीं मिला, और 2000 इंटू 25 ये नहीं मिला, तो अगेन 50,000, 50,000। तो दोनों साइड टैली भी हो रहा है, देखो 50 50 50, ठीक है। तो 1,50,000। अब होगा शेयर री इशू, री इशू होने से कंपनी के पास पैसा आएगा, तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितना शेयर री इशू हो रहा है चेक करते हैं, 1500, पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। 1500 शेयर री इशू हुआ है, तो कंपनी के पास 1500 शेयर्स पे पैसा आएगा, लेकिन कंपनी ने री इशू प्राइस क्या रखा है, 65 करके, 65 पर शेयर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1500 इंटू 65, तो ये कितना होगा, 97,500। तो कंपनी को 97,500 मिला। अब चेक करेंगे कि रीइशू करते हुए कोई लॉस हुआ कि नहीं। हाँ हुआ, देखो अगर ये मिस्टर लॉन्ग पैसा पूरा दे देते, ठीक है, तो इनको 75 मिल जाता कंपनी को, क्योंकि कंपनी ने 75 तक कॉल किया था। बट क्या हुआ, इन्होंने रीइशू किया और उस पे देखो 65 रुपीज जो है इस पे रीइशू करना पड़ा, मतलब रीइशू प्राइस में कितना लॉस हो रहा है, 10 रुपीज का। ये क्यों काउंट करेंगे, अब ऐसा सोच सकते हैं हम लोग कि हाँ मेरा तो 25 रुपए पहले से रिसीव हुआ है, एप्लीकेशन का होगा, वो 25 रुपए तो रिसीव हुआ है, 50,000। लेकिन ऐसे नहीं किया जाता है, कंपनी बोल रही है कि फॉरफिट जो हो गया, क्योंकि मैंने पूरा इक्विटी शेयर कैपिटल को ही डेबिट कर दिया है। तो रीइशू जब हो रहा है तो उसी के हिसाब से चलेंगे। तो 75 जिस शेयर पे मिल जाता, उस शेयर पे मिला कितना, 65। तो इसका मतलब 10 रुपीज का लॉस हो गया, फॉर फीचर पे 10 रुपीज का लॉस हो गया। तो यहां पर लिखेंगे शेयर फॉर फीचर डेबिट 1500 इंटू 10, तो 15,000 का लॉस हुआ। और शेयर इशू करेंगे तो बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वैसे ही यहाँ प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस लिखेंगे, बैंक टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। यहां पर कितने से एंट्री होगा, यहां पर हो जाएगा 1500 इंटू 75, ठीक है। तो चेक करते कितना होगा, 1,12,500। यहाँ पर हम लोग 100 नहीं लिखेंगे, ठीक है, 100 नहीं लिखेंगे, भले ही शेयर 100 का था, लेकिन कंपनी ने तो पूरा कॉल किया ही नहीं है, कंपनी ने ना तो 75 तक का ही कॉल किया, उसी में इन्होंने फेलियरिटी कर दिया, तो ये हो गया एंट्री, ठीक है। अब इसके बाद भी एक एंट्री होगा जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर का एंट्री। वो क्या होगा, जितना सारा शेयर हम लोगों ने फॉरफिट किया तो उस पे हमारा एक गेन हुआ, अब जब वही शेयर रीइशू हुआ क्योंकि डिस्काउंट पे हो गया तो उस पे लॉस भी हुआ। तो लॉस और जो प्रॉफिट है दोनों को एडजस्ट करना है, सेट ऑफ करना है, चेक करना है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो कैसे करके करेंगे, हम यहाँ पर एक लाइन रख देते हैं एंट्री करने के लिए, वर्किंग नोट बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं गेन ऑन फॉरफिटेड शेयर, कितना है, गेन ऑन फॉरफिटेड शेयर 50,000 रुपीज, 50,000 ये टोटल है। और इसी का अगर हम लोग एक शेयर पे निकालेंगे, और यहाँ पर लिखते हैं गेन ऑन फॉरफिटेड शेयर, ऐसे नहीं लिखना चाहते, एक शेयर पे गेन ऑन वन शेयर, तो ये 50,000 कितने शेयर फॉरफिट करने पे आया है, 2,000। तो एक एक शेयर पे 25 पर शेयर। और लॉस ऑन रीइशू, तो टोटल कितना है लॉस ऑन रीइशू, लॉस ऑन रीइशू का टोटल है 15,000। लॉस ऑन पर शेयर पे लॉस कितना है, तो 15,000, ये कितने सारे शेयर्स पे, अब इसको भी 2,000 मत कर दो क्योंकि कितना शेयर इशू हुआ है, 1,500, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे
1500। तो ये हो गया ₹10 पर शेयर। तो सेम शेयर जो था उस पे 25 का गेन हुआ और 10 रुपीज का लॉस हुआ। तो इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो सरप्लस पर शेयर, सरप्लस मतलब अभी भी एक एक शेयर पे कितना पैसा हमारे पास बचा हुआ है। सरप्लस पर शेयर रीइशूड, रीइशू किए गए शेयर पे अभी भी कितना सरप्लस बच रहा है, तो पर शेयर पे निकाल लेते हैं, आसान हो जाएगा। नहीं तो क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स को फिर से डिवाइड वगैरह करना पड़ेगा। तो ₹15 पर शेयर, ठीक है। तो अभी भी एक एक शेयर पे 15 रुपए का जो है शेयर फॉर फ्यूचर का क्रेडिट अमाउंट रह रहा है। अब इसको हमें कहाँ ट्रांसफर करना पड़ता है, कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री क्या हो जाएगा, ये देखो कैपिटल रिजर्व क्या होता है, हर रिजर्व लाइबिलिटी होता है तो क्रेडिट होगा टू कैपिटल रिजर्व। एक शेयर पे कितना कैपिटल रिजर्व बन रहा है, एक शेयर पे कैपिटल रिजर्व बन रहा है 15 रुपीज। कितने शेयर्स पे कैपिटल रिजर्व बनेगा, जितना रीइश्यू हुआ है, यानी 1500। अच्छा 1500 यहाँ पर हो जाएगा कितना, 15, ये 225 होगा, 22500। अब डेबिट किसको करेंगे, क्योंकि हम लोग शेयर फॉर फ्यूचर के अमाउंट को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो शेयर फॉर फ्यूचर को डेबिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। कितना हो जाएगा, 22,500 से शेयर फॉर फ्यूचर को डेबिट कर देंगे, क्योंकि वो अकाउंट जो है वो हम लोगों का क्लोज हो जाएगा। 22,500। अगर तुम लोग ये दोनों को एडजस्ट कर दोगे तो नहीं होगा, चेक करके देख सकते हो। ये है 50,000, ये है 15,000। 50 और 15 का डिफरेंस देख लो कितना होता है, 15 और 50 का होता है 35। तो यहाँ तो 35 नहीं आया, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने सारा का सारा शेयर्स जो है वो हम लोगों ने फॉरफिट किया ही नहीं है। 500 शेयर्स पे जो 25 रुपए करके है वो तो रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि 500 शेयर तो रीइश्यू नहीं हुआ, उसका फॉरफीचर का अमाउंट तो रह ही जाएगा। मतलब 500 शेयर्स पे जो हम लोगों ने 25 करके रिसीव किया था वो हमारा रह ही जाएगा। ये देखिए 12,500, ठीक है। और यहाँ पर बाकी ये 22,500 कहाँ से आया, 22,500 देखो एक एक शेयर्स पे जो 15 बच रहा है, नॉर्मली एक एक शेयर पे 25 रुपए करके तो हो रहा है, तभी तो 50,000 हुआ। लेकिन 2,000 शेयर्स तो रीइश्यू नहीं हुआ है कितना, 1500 शेयर्स रीइश्यू हुआ है, तो उसके वजह से 15 रुपए करके कम हो गए, ठीक है। अगर डायरेक्ट एडजस्ट करोगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर अभी मैंने दिखाया था 50 माइनस 15, ठीक है। डायरेक्ट एडजस्ट करने से 35 होगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं कर सकते है ना, क्योंकि रीइश्यू और जो फॉरफिट है वो सेम अमाउंट नहीं है। तो 50,000 जो हम लोग का आंसर नहीं हो पाएगा, ठीक है। उस तरह से नहीं करना चाहिए हम लोग को। 35,000 अगर डायरेक्ट करोगे ना, ये देखो 35,000 आएगा, लेकिन 35,000 कैसे होगा, क्योंकि इसके साथ इसको कैसे एडजस्ट करें, ये 1500 का है, ये 2,000 का है, ठीक है। तो 1500 शेयर पे एडजस्ट होगा, बाकी 500 शेयर पे नहीं होगा। बाकी 500 शेयर पे तो जो भी पैसा यहाँ पर रिसीव हो रखा है, मतलब 25 करके, ये तो रह ही जाएगा। ये देखो ये कितना हो जाएगा, 12,500, ठीक है। और बाकी जो 1500 रीइश्यू हुआ है उस पे और 25 करके नहीं बच रहा है, कितना करके बच रहा है, 15 करके बच रहा है ना। तो इस तरह से एंट्री होगा। तो कैपिटल रिजर्व उतने का ही बनता है। हाँ, और एक चीज देखो, 15, ये देखो ये 15 से इंटू करने से कितना आया, 15 से इंटू करने से 22,500 आया, और इसी का ही कैपिटल रिजर्व बनेगा। कैपिटल रिजर्व सिर्फ और सिर्फ उस शेयर का बनेगा जो रीइश्यू होगा, उसी के रिगार्डिंग फॉरफीचर अमाउंट जो है कैपिटल रिजर्व में बनेगा, लेकिन जो रीइश्यू नहीं होगा वो रह जाएगा, है ना। तो अगर तुम लोग नेट करके देखोगे तो हम लोगों का जो कैपिटल रिजर्व है ना, वो कितने से बचा हुआ है चेक करके देख सकते हो। ये देखो यहाँ पर कितना हुआ, 50,000 और 15,000, ये 35,000 हुआ। मैंने एडजस्ट करके दिखाया, 35 से 22,500 लेस कर लो। ये देखो 35,000 से 22,500 लेस कर लो। देखो ये 12,500 ही मिलेगा। मतलब लॉजिक समझ में आया। अगर एंट्री का एडजस्टमेंट करोगे तो शेयर फॉर फ्यूचर के नाम से क्रेडिट अमाउंट 50,000, डेबिट अमाउंट 15,000 एंड अगेन डेबिट अमाउंट 22,500, ये एडजस्ट करने से 12,500 ही आएगा। चेक करके देख सकते हो। ये क्यों आया, क्योंकि हम लोगों ने जो शेयर रीइश्यू किया था उसका फॉर फ्यूचर को क्लोज कर दिया सेट ऑफ करने के बाद, लॉस को राइट ऑफ करने के
बाद, लेकिन जो शेयर रीइश्यू नहीं हुआ यानी 500, उसका तो शेयर फॉरफीचर का अमाउंट पूरा का पूरा एज इट इज रह गया 12,500, इसीलिए वो एडजस्ट करने से इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो मैंने ये वाला पॉइंट भी एक बार बता दिया। अब देखो हम लोग यहाँ पर जो पॉइंट था जो मैंने बोला ना बता देंगे, समझ में आएगा, अब समझ में आएगा। देखो यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख रहा है लॉस ऑन रीइश्यू शुड नॉट एक्सीड द फॉरफिटेड अमाउंट। बोल रहा है कि लॉस जो होगा रीइश्यू पे वो फॉरफिटेड अमाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब हम ये एक शेयर पे बता देते हैं, देखो यहाँ एक शेयर पे फॉरफिटेड अमाउंट कितना है 25 और लॉस कितना है 10 है। बोल रहा है कि फॉरफिटेड अमाउंट जो है वो कभी भी लॉस से कम नहीं होना चाहिए, या फिर रिवर्सली बोलो तो लॉस फॉरफिटेड अमाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखो वही बोल रहा है लॉस ऑन रीइश्यू, लॉस ऑन रीइश्यू मतलब ये वाला 10 रुपीज शुड नॉट एक्सीड द फॉरफिटेड अमाउंट, तो फॉरफिटेड अमाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब मैक्सिमम हम लोग 25 का लॉस बियर कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हमें बता रहा है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि रीइश्यू करके अगर हम लोग का पहले से जो प्रॉफिट था वो यूज करने के बाद और लॉस हो रहा है तो रीइश्यू करके क्या फायदा है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, द लॉस ऑन रीइश्यू इज लेस देन द अमाउंट फॉरफिटेड। वही बात को फिर से बोल रहा है, लॉस ऑन रीइश्यू हमेशा फॉरफिटेड अमाउंट से लेस देन होगा। अगर लेस होता है मतलब लेस भी हो सकता है इक्वल भी हो सकता है, अगर लेस होगा तो बोल रहे द सरप्लस शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। वही हम लोगों ने यहाँ पर किया, ये देखो 25 और 10 में जो डिफरेंस आया दैट इज सरप्लस, वो हम लोग 15 रुपीज करके कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। फिर क्या बोल रहे हैं, द फॉरफिटेड अमाउंट ऑन शेयर्स अमाउंट ओरिजिनली पेड अप नॉट येट रीइश्यूड शुड बी शोन अंडर द हेडिंग शेयर कैपिटल। बोल रहा है फॉरफीचर का अमाउंट, ठीक है, शेयर का जो अभी तक रीइश्यू नहीं हुआ है, मतलब यहाँ पर ये वाला ये जो 500 शेयर पे 25 रुपए करके रह जा रहे हैं ना, तो ये क्या है 500 शेयर्स जो रीइश्यू नहीं हुआ उस पे फॉरफीचर का जो अमाउंट है ये कहाँ पर दिखेगा, ये शेयर कैपिटल में दिखेगा। ठीक है, ये शेयर कैपिटल में दिखता है। 500 शेयर्स जो अभी तक क्या है नॉट रीइश्यूड हालत में है। ठीक है, तो इसका जो भी हम लोगों का फॉरफिटेड अमाउंट क्रेडिट हुआ था वो पूरा का पूरा शेयर कैपिटल में बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के साथ ऐड होके हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, द फॉरफिटेड अमाउंट ऑन शेयर्स नॉट येट रीइश्यूड शुड बी शोन अंडर द हेडिंग शेयर कैपिटल व्हेन ओनली ए पोर्शन ऑफ द फॉरफिटेड शेयर रीइश्यूड। जैसे कि यहाँ पर देखो टोटल 2000 का एक पोर्शन यानी 1500 क्या हुआ है री इश्यू हुआ है। अब आगे पढ़ते क्या बोल रहा है, and then the profit made on reissue of such portion of shares only must be transferred to capital reserve। तो जो प्रॉफिट बच जाएगा जैसे कि पर शेयर पे 15, तो ये वाला कहाँ ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में, यही बता रहा है। तो ये तो अभी हम लोगों ने किया। ठीक है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। रीइश्यूड शेयर्स का एडजस्टमेंट के बाद जो शेयर फॉरफीचर का अमाउंट होगा वो हमारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। फिर क्या बोला है, व्हेन द शेयर्स आर रीइश्यूड एट लॉस सच लॉस इज टू बी डेबिटेड टू फॉरफीचर फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। ये तो पहले ही बता देना चाहिए था, यहाँ पर 6 पॉइंट में बताया। जैसे अगर लॉस होगा तो उसको कहाँ दिखाएंगे, यहाँ पर ये देखो ये एंट्री जो हम लोगों ने रीइश्यू का किया ना शेयर फॉरफीचर में ही दिखाना है। इसको पीएल डेबिट वगैरह या डिस्काउंट ऐसे नहीं लिखना चाहिए, शेयर फॉरफीचर ही लिखेंगे। फॉरफिटेड शेयर रीइश्यू पे जो लॉस होगा उसका रिकॉर्डिंग शेयर फॉरफीचर बोल के ही होगा, तब ना दोनों अकाउंट एडजस्ट होगा, अदरवाइज तो नहीं हो सकेगा। फिर क्या बोला है यहाँ पर, if the shares are reissued at a price which is more than the face value of the shares, the excess amount will be credited to securities premium। बोल रहा है कि अगर रीइश्यू जो है वो फेस वैल्यू से ज्यादा पे होगा, जैसे देखो इस शेयर का फेस वैल्यू कितना था 100, अगर रीइश्यू मान लो 120 पे होता, ये रीइश्यू मान लो 120 पे होता, यहाँ पर ये वाला रीइश्यू अगर 120 पे होता तब एंट्री क्या होता, तब ऐसे होता बैंक अकाउंट डेबिट कितना 1500 इंटू 100। ठीक है, टू इक्विटी सॉरी 1500 इंटू मैंने कितना बोला 120। ठीक है, मतलब 20 रुपीज प्रीमियम, तो बैंक अकाउंट डेबिट 120 से होगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस लिख दो 1500 इंटू 100 और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना हो जाएगा 1500 इंटू 20। वही बोल रहा है कि जैसे ये तो डिस्काउंट का रीइश्यू दिखाया, लेकिन अगर शेयर बाई चांस प्रीमियम पे रीइश्यू होता है तो बोल रहा है यहाँ पर देखो द एक्सेस अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, मतलब नॉर्मल इशू की तरह ही यहाँ पर भी प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में हम लोग को ट्रांसफर कर देना पड़ेगा जो एक्सेस प्राइस होगा।
अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, इफ द रीइश्यू अमाउंट एंड फॉरफिटेड अमाउंट एक्सीड्स द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स रीइश्यूड, इट इज नॉट नेसेसरी टू ट्रांसफर सच अमाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या बोला है देखो, इफ द रीइश्यूड अमाउंट मतलब जिसमें रीइश्यू किया जाएगा, एंड फॉरफिटेड अमाउंट, ठीक है, फॉरफिटेड अमाउंट जो है एक्सीड्स द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स रीइश्यूड, जो शेयर रीइश्यू हो रहा है उस एक्सीड्स द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स रीइश्यूड, जो शेयर रीइश्यू हो रहा है उसके फेस वैल्यू से अगर ज्यादा है, ये दोनों को एक साथ लेना है, ठीक है, रीइश्यू अमाउंट और शेयर फॉरफीचर अमाउंट, ये दोनों अमाउंट जो है फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स रीइश्यूड से अगर ज्यादा होगा तो इट इज नॉट नेसेसरी टू ट्रांसफर सच अमाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, तब हम लोग को उस अमाउंट को सिक्योरिटीज प्रीमियम में ट्रांसफर करने का जरूरत नहीं होगा। मतलब रीइश्यू अमाउंट जो है और फॉरफिटेड अमाउंट जो है, ये दोनों मिलके जो अमाउंट होगा वो अगर रीइश्यूड शेयर के फेस वैल्यू से ज्यादा हो रहा है तब प्रीमियम में ट्रांसफर करने का जरूरत नहीं होगा। तो ये पॉइंट हम लोग देख लेंगे, मतलब ये तो कैलकुलेट करने से ज्यादा समझ में आएगा, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो देख लेंगे। बाकी ये सारा पॉइंट हम लोग के इस क्वेश्चन के साथ कवर अप हो गया, ठीक है, 1 से लेके 6 तक की किस तरह से पॉइंट जो है बताया गया है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा वाला क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन 15। अच्छा, इसमें क्या बोला है देखो, ब्यूटीफुल कंपनी लिमिटेड इशूड 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each पेएबल 3 per share on application, 5 per share on allotment including 2 premium for call. All the shares were subscribed. Money due on all shares was fully paid, fully received except from Ram holding 500 shares who failed to pay and pay the allotment and call money, and Sham holding 1,000 shares who failed to pay the call money. All those 1,500 shares were forfeited. Of the shares forfeited, 1,250 shares, including whole of Ram's share, were subsequently reissued to Jadu as fully paid up at a discount of 2 per share. ठीक है, तो देखो हम ये पूरा लिख के दिखा देते क्या क्या बोला है। कंपनी ने टोटल 30,000 शेयर्स इशू किया है, तो यहाँ पर लिखते हैं 30,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10, पेबल कैसे है, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 5, प्रीमियम के साथ 2 रुपीज प्रीमियम, क्वेश्चन बता दिया था, तो यहाँ पर कैपिटल का 3 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 4 कॉल पे हो जाएगा 4 रुपीज, ये देखो ये सब चीज बता रखा था ऑन कॉल। अब टोटल करते कितना हो गया, 4 और 3 7, 7 और 5 12 हो गया, ठीक है। इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 each एंड 2 प्रीमियम, तो इशू प्राइस क्या हो गया, इशू प्राइस हो गया प्रीमियम पे 10 + 2 यानी 12 रुपीज पे, और 12 रुपीज ऐसे करके शेयर होल्डर लोगों को पे करना है। सारे शेयर सब्सक्राइब्ड हो गए, मनी ड्यू ऑन ऑल शेयर्स वाज फुल्ली रिसीव्ड, सभी से पैसा मिल गया, राम से नहीं मिला है, तो यहाँ पर बना लेते हैं राम। इन्होंने क्या क्या नहीं दिया है देखते हैं, इनके पास कितना सारा शेयर्स है, 500 शेयर्स है, हु फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। अच्छा, तो इन्होंने एप्लीकेशन दे दिया, ये तो देना ही पड़ेगा नहीं तो होल्डर ही नहीं हो सकते, और उसके बाद से फेलियरिटी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अलॉटमेंट का 3+2 नहीं दिया और कॉल भी नहीं दिया, ऐसा ही बोला है क्वेश्चन। अच्छा, फिर बोल रहा है यहाँ पर श्याम जिनके पास 1,000 शेयर्स है, उन्होंने कॉल मनी नहीं दिया, यहाँ पर लिखते हैं श्याम, इनके पास है 1,000 शेयर्स, इन्होंने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, ठीक है, क्या नहीं दिया, कॉल मनी नहीं दिया, इन्होंने दो फेल किया, इन्होंने एक ही फेल किया है। चलो, अब क्या बोल रहा है, अब ये सारे शेयर्स हो चुके हैं फॉरफिट, तो यहाँ पर लिखते हैं 1,500 शेयर्स फॉरफिट मतलब कैंसिल, और इसके बाद हुआ री इशू,
फॉरफिट हुआ, फिर रीइशू हो रहा है। अब रीइशू कैसे हुआ है, कितना सारा रीइशू हुआ है, 1250, ठीक है। रीइशू कितना हुआ है, 1250, मतलब पूरा नहीं हुआ है, पार्टली हुआ है, जिसमें से इंक्लूडिंग होल ऑफ राम शेयर। तो जो 1250 रीइशू हुआ है, इसमें राम का पूरा शेयर को रीइशू कर दिया गया है। तो इसमें ऐसे हुआ है, राम का पूरा शेयर, और बाकी जो है वो श्याम का है, ठीक है। बाकी श्याम का जितना शेयर्स था, मतलब 1000 में से, और कितना होगा, 1250 है, 1250 माइनस 500, तो 750, ठीक है। तो यहाँ पर श्याम का 750 नंबर ऑफ शेयर्स रीइशू किया गया है, और राम का पूरा शेयर्स रीइशू किया गया है, ठीक है। और डिस्काउंट 2 रुपीज पे रीइशू कैसे हुआ है, टू डिस्काउंट, एट टू डिस्काउंट। अभी हम लोग को क्या करना है, बस एंट्री और बैलेंस शीट भी एक दिखाना है, ठीक है। एंट्री दिखाना है और बैलेंस शीट भी दिखाना है, ठीक है। चलो एंट्री करते हैं। अच्छा, एंट्री किस चीज का बोला है, सिर्फ और सिर्फ फॉर फीचर का, ठीक है। तो फॉर फीचर का एंट्री करेंगे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो कितना पैसा मिलना चाहिए था, फॉरफिट चेक करो, कितना सारा शेयर फॉरफिट हो रहा है, 1500। तो फॉरफीचर का एंट्री हमेशा 1500 से करेंगे फिर, ठीक है। कितना पैसा मिलना चाहिए था, हम लोग हमेशा फेस वैल्यू से करते हैं, तो 10 रुपीज, ठीक है, क्योंकि फुल्ली कॉल्ड अप था, क्योंकि कंपनी ने सारा ही कॉल किया था। तो यहाँ पर हो जाएगा 15,000 मिलने वाला था, ठीक है। अब कितना मिला, कितना नहीं मिला, अब ये प्रीमियम वाला था, तो प्रीमियम का भी हम लोग को चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे टू शेयर फॉर फीचर, जो पैसा मिला उसका हो जाएगा टू शेयर फॉर फीचर। अच्छा, अब क्या क्या नहीं मिला, तो देखो ये दो तरह का हो जाएगा, अलॉटमेंट भी नहीं मिला और कॉल भी नहीं मिला। तो एक जन का अलॉटमेंट नहीं मिला, कॉल दो जन का ही नहीं मिला, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर कॉल, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम दे रखा है, तो हम लोग को प्रीमियम का क्या करना पड़ेगा, प्रीमियम का हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि किस तरह से कैलकुलेशन होगा। तो हम यहाँ पर ही दिखा देते हैं, ये देखो यहाँ पर वर्किंग नोट बना के, ठीक है। पहले हम लोग चेक करेंगे कि प्रीमियम कहाँ देना था, प्रीमियम अलॉटमेंट में देना था। तो राम ने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया होगा, क्यों, क्योंकि उनका अलॉटमेंट में फेलियरिटी है। तो हम लोगों ने रूल्स आज एकदम स्टार्टिंग में क्या देखा, कि प्रीमियम का पैसा अगर हम लोगों को नहीं मिल रहा है, ये तो प्रोराटा अलॉटमेंट, ये देखो यहाँ पर लिखा था मैंने, अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है, इज नॉट रिसीव्ड, तो हम लोग को प्रीमियम को डेबिट कर देना है उतने से जितने से पहले क्रेडिट हुआ था। तो देखो प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है, किसके केस में नहीं मिला है, राम के केस में, तो डेबिट तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कंबाइनली जो है फॉरफीचर का एंट्री कर रहे हैं। हम लोग ऐसे तो नहीं कर रहे पहले राम का फिर श्याम का, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कंबाइनली कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, तो 500 इंटू 2, तो 1000 नहीं मिला, ठीक है। अब मैंने यही क्यों दिखाया, शाम का क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि उन्होंने प्रीमियम का पैसा दिया है। तो अगर प्रीमियम का पैसा दिया हुआ रहता है, तो उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए फॉरफीचर के केस में। ये देखो कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए फॉरफीचर के केस में। अच्छा, अब जितना पैसा रिसीव्ड हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे शेयर फॉरफीचर, ठीक है। शेयर फॉरफीचर में कितना पैसा मिला, क्या हम लोग यहाँ पर देख के बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। ये देखो 3 रुपीज एप्लीकेशन का मिला है दोनों से, और शाम से अलॉटमेंट का पैसा मिला है, ठीक है। लेकिन प्रीमियम का पैसा यहाँ पर काउंट नहीं होगा, जैसे कि मैंने पहले ही बोला है, फॉरफीचर के केस में अगर प्रीमियम रिसिप्ट है, तो प्रीमियम को कहीं पर भी हम लोग यहाँ नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दिखाते हैं शेयर फॉरफीचर में कितना आएगा, शेयर फॉरफीचर में कितना आएगा, कैसे दिखाएंगे। तो पहले राम का चेक करते हैं, तो राम का हो जाएगा 500 इंटू 3, 1500, और श्याम का हो जाएगा 500 इंटू 3, सॉरी 500 नहीं, इनका तो 1000, तो 1000 इंटू 3, ये हो गया 3000। मतलब हम एप्लीकेशन लिखे ये दोनों केस में, और अलॉटमेंट का भी लिखेंगे, तो 1000
इनटू अलॉटमेंट का 3 दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर प्रीमियम और ट्रीट नहीं होगा। एक बार अगर प्रीमियम रिसीव हो जाता है फॉरफीचर पे, वो कहीं पर भी ट्रीट नहीं होता है। तो ये हो गया 3000, 3000, 6000 और 1500, मतलब 7500। ये हम लोग के शेयर फॉरफीचर में जाएगा 7500। वर्किंग नोट नंबर 1 से दिखा दिया। अच्छा अब देखो ये दोनों क्या है, ये दोनों है एप्लीकेशन का, समझाने के लिए लिख देते हैं, और ये क्या है, ये अलॉटमेंट का। अच्छा अब देखेंगे कि अलॉटमेंट में कितना नहीं मिला। चलो अब देखते हैं अलॉटमेंट में कितना नहीं मिला। तो राम से कितना नहीं मिला, राम से 500 इंटू, देखो अब क्योंकि इन्होंने प्रीमियम नहीं दिया है, तो जब इनका हम लोग रिसीप्ट दिखाएंगे कि अलॉटमेंट में कितना नहीं मिला, तो 5 ही दिखाना पड़ेगा। इसका लॉजिक भी मैंने बताया, जब ये वाला पॉइंट लिखा ना तब मैंने लॉजिक भी बताया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, तो ये हो गया 2500। ऐसा इसीलिए हो रहा है ना, क्योंकि देखो जब कंपनी ने अलॉटमेंट को डेबिट किया था तो 5 रुपीज से किया है, कैंसिल करना है तो 5 रुपीज से करना है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जब कंपनी डेबिट की थी अलॉटमेंट को तो 5 रुपीज से किया गया था, ठीक है। अब रिसीव जब हुआ सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा तो रिसीव हो गया, क्योंकि एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट में अगर 5 रुपए मिल गया तो उसमें प्रीमियम का पैसा मिल गया, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर और उसका ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ता है। अब देखो यहाँ पर हो गया 2500, ये अलॉटमेंट का पैसा जो है राम से नहीं मिला, और श्याम से क्या नहीं मिला, सिर्फ कॉल का पैसा, ठीक है। तो यहाँ पर अलॉटमेंट में क्या लिखेंगे 2500, और श्याम से जो नहीं मिला ये हो गया वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2 और 3 कॉल, कॉल का पैसा राम और श्याम दोनों से ही नहीं मिला। तो राम से 500 कर शेयर पे, इस पे 1000 शेयर्स पे, और कॉल का पैसा है हम लोग का 4 रुपीज करके, 4 तो 4000, 2000, तो यहाँ पर हो जाएगा 6000। तो 6000 कॉल पे नहीं रिसीव हुआ, तो वर्किंग नोट नंबर 3 6000। चेक कर लो यहाँ पर कितना होगा, 15000 और 1000 16, ये हो गया 3000, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 7 8 8, और ये 500 और 500 9000 और 7000, तो ये हो गया 16000। 9000 और 7000 16000, ये हो गया। ये हम लोग का फॉरफीचर का एंट्री। अब फॉरफिट हो गया, इसके बाद क्या हुआ, री इशू हुआ। अब री इशू का एंट्री करेंगे, देखो री इशू का एंट्री होगा। री इशू करने से पैसा मिलेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितना शेयर इशू हो रहा है उसी पे पैसा रिसीव होगा। देख लो कितना शेयर इशू हो रहा है, 1250, ठीक है। 1250 शेयर इशू हो रहा है, और एक एक शेयर कितने में इशू हो रहा है चेक करते हैं। 2 रुपीज डिस्काउंट पे, ठीक है। तो कितना दिखाएंगे, 2 रुपीज डिस्काउंट पे जो है हो रहा है, मतलब पर वैल्यू पे तो डिस्काउंट होता है ना, तो 10 रुपए का शेयर 8 रुपए पे जा रहा है, तभी तो डिस्काउंट होगा। डिस्काउंट तो हम लोग फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू पे चेक करते हैं, प्रीमियम वैल्यू पे तो नहीं करते। मतलब ऐसा तो नहीं बोल सकते 12 रुपए का शेयर जो है 2 रुपए डिस्काउंट में जा रहा है तो 10 रुपए, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि डिस्काउंट या प्रीमियम ये सारे चीज जो है फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू जो भी बोलो, इस पे चेक किया जाता है। तो 1250 इंटू 8, 10,000, 10,000 मिल गया, ठीक है। अच्छा अब यहां पर क्या करेंगे, शेयर इशू होता है तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल तो होगा, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। तो कैपिटल में कितना दिखाना चाहिए, 1250 इंटू 10, तो 12,500, क्योंकि पर वैल्यू तो कितना था 10 करके था, 10 तक कॉल्ड अप था, तो 10 ही लेंगे। अच्छा अब यहाँ पर देखेंगे कि हम लोगों का फॉरफीचर में कितना जाएगा, क्योंकि 2 रुपए डिस्काउंट में इशू हुआ है तो 2 रुपीज करके जाएगा, 1250 इंटू 2, तो यहाँ पर हो जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। तो 1250 इंटू 2, 2500, ठीक है। तो इतना हम लोगों का शेयर इशू करने पे लॉस हो रहा है। अब हम लोग को जो शेयर री इशू हो जाता है उसका लॉस को सेट ऑफ करके कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है। अब चेक करना पड़ेगा कि कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, हम पीछे करके दिखाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर करके दिखा देते हैं वर्किंग नोट को, ठीक है। जब तुम लोग लिखोगे तो अरेंज करके लिख लो। यहाँ पर हम वर्किंग नोट नंबर 4 बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे करके चेक होगा, थोड़ा सा अलग
पैटर्न में करना पड़ेगा, क्योंकि रीइश्यू जो हुआ है वो दो अलग पर्सन के शेयर्स पे हुआ है और उन पे रिसिप्ट अमाउंट भी अलग अलग है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग पहले ये चेक करेंगे कि राम के पास से कितना शेयर पे हम लोगों ने फॉरफिट, जो अकाउंट यहाँ पर दिखा है ना 7,500, वैसे मेरा बना हुआ है, देख सकते हो। ये देखो, राम से कितना मिला है, एक एक शेयर पे 3 रुपए, और श्याम से कितना मिला है, एक एक शेयर पे 6 रुपए, ठीक है। तो इस हिसाब से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट हम दिखाते कैसे लिखने से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर पहले करके दिखा देते वर्किंग नोट, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर ऑफ राम, कितना फॉरफिटेड अमाउंट पर शेयर ऑफ राम कितना है, 3 रुपीज, मतलब जो क्रेडिट हुआ था, ठीक है, 3 रुपीज, और तो कुछ नहीं मिला इनसे। लेस करेंगे लॉस ऑन रीइशू। तो रीइशू करने पे तो लॉस हुआ है हमेशा 2 रुपए, क्योंकि डिस्काउंट 2 रुपए पे ही हुआ है। तो यहाँ पर सरप्लस बचता है पर शेयर पे 1 रुपया, ठीक है। तो ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कितना होना चाहिए, कैपिटल रिजर्व जितना शेयर है, यानी 500 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग श्याम का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर लिखते हैं अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर ऑफ श्याम, इनसे कितना मिला है, 6 रुपीज। ये देखो, जब मैंने यहाँ पर दिखाया ना कि शेयर फॉर फीचर में कितना आ जाएगा, तो अब यहाँ से चेक किया, ये देखो श्याम ने 3 रुपीज दिया और यहाँ पर 3 रुपीज दिया, प्रीमियम तो काउंट नहीं होता है, तो यहाँ पर 6 रुपीज। अच्छा, लॉस ऑन रीइश्यू तो वही है, सेम 2 रुपया, लॉस ऑन रीइश्यू 2 रुपीज, तो ये सरप्लस हुआ। तो ट्रांसफर अमाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ये कितना हो जाएगा, जितने सारे शेयर्स रीइश्यू हुए इंटू 4। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर हम लोग ये 1000 लिख देंगे गलत हो जाएगा, इनका 750 ही रीइश्यू हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा 750। तो 750 इंटू 4, 3000, ठीक है। अच्छा, तो टोटल कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, टोटल ट्रांसफर टू सीआर, मतलब कैपिटल रिजर्व, दोनों को मिला के 3500, ये दोनों को टोटल कर दिया 3500। अच्छा, अब इसका हम लोग को एंट्री करना है, तो एंट्री क्या होगा, इसके बाद का एंट्री, ठीक है। यहाँ पर ये थर्ड एंट्री यहाँ पर कर देते, वर्किंग नोट पीछे रहने दो, तो यहाँ पर कर देते हैं शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, वर्किंग नोट नंबर 4 से 3500 हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग को इस क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट भी बनाने के लिए बोला था, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पर बोला था बैलेंस शीट भी बनाओ, ठीक है। हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। देखो, बैलेंस शीट में एक्सट्रैक्ट फॉर्म में बनेगा। बैलेंस शीट ऑफ ब्यूटीफुल लिमिटेड, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और अमाउंट, ऐसे बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है। सबसे पहले आएगा इक्विटी लायबिलिटी, इसमें शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। अच्छा, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, और एसेट
करेंट एसेट, और कुछ इसीलिए नहीं लिखा मैंने, और कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं हम लोगों के पास। कैश, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नोट नंबर 3। यहाँ पर टोटल कर देंगे। अब नोट बनाते हैं। नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अच्छा, इसमें लिखेंगे सबसे पहले, ऑथराइज तो कुछ दिया नहीं है, हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं इक्विटी। पहले इक्विटी शेयर कैपिटल लिख लिया, क्योंकि प्रेफरेंस भी तो हो सकता है। अब ऑथराइज हम लोग खुद से लिख लेते हैं, ठीक है। मतलब कितना लिखेंगे, देखो जितना शेयर इन्होंने इशू किया है उतना तो कम से कम ऑथराइज्ड होगा ही। तो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, यानी 3 लाख। नेक्स्ट लिखेंगे इशूड शेयर कैपिटल 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, यानी 3 लाख। ये इशूड है, लेकिन ये पेड अप नहीं है, ठीक है। तो पेड अप वैल्यू हमेशा लिखा जाता है, तो इसको भी मैंने क्लोज कर दिया। अब लिखेंगे सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप। इसी तरह से ही दिखाना पड़ता है, ठीक है। सब्सक्राइब्ड कितना हुआ, कॉल्ड अप कितना किया कंपनी ने, और पेड अप। अच्छा, सब्सक्राइब्ड, पेड अप और कॉल्ड अप में कैसे लिखेंगे, देखो 30,000 शेयर्स, हम ना इसका यहाँ पर एक रफ वर्क करके दिखाते समझने के लिए। ये देखो 30,000 शेयर्स, फिर इसमें हम लोगों ने 1500 कर दिया फॉरफिट और 1250 कर दिया री इशू। तो नंबर ऑफ शेयर्स अभी कितना है, यहाँ पर देखते हैं। देखो 30,000 माइनस 1500 प्लस 1250, तो यहाँ पर वैल्यू हो गया 29,750। यही अभी हम लोगों का पेड अप कैपिटल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 29,750। ये कैसे आया, यहाँ पर दिखा देते हैं। 30,000 प्लस, पहले माइनस करते हैं, क्योंकि पहले फॉरफिट हुआ फिर रीइशू हुआ, सीक्वेंस में चलेंगे तो गलत नहीं होगा। अच्छा, ये हो गया 29,750। इन पे हम लोगों ने जो पैसा रिसीव किया है उसका अमाउंट लिखना पड़ेगा। इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, अच्छा ये जो रीइशू हुआ है ये 100 नहीं 10 है, मैंने हर बार 100 लिख दिया। 30,000 इंटू 10 करते तभी ना 3 लाख होता है, ये गलत लिख दिया मैंने 100, यहाँ पर 10 होगा। अच्छा, 10 ईच, ये कितना हो गया, 2,97,500। लेकिन सोच के देखो, हम लोगों का ये, इसके अलावा भी हम लोगों के पास शेयर कैपिटल में अमाउंट है शेयर फॉरफीचर के नाम पे। क्यों, क्योंकि शेयर फॉरफीचर में जो रीइशू होता है, मतलब फॉरफिट के बाद जितना शेयर रीइशू होता है उसका शेयर फॉरफीचर का अमाउंट हम लोग का कैपिटल रिजर्व में जाता है। बाकी हम लोगों को कहाँ दिखाना पड़ता है, बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के अंडर। ये देखो अभी अभी मैंने यहाँ पर जो 6 पॉइंट्स थे ना, जो अभी डिस्कस किया था, ये देखो 6 पॉइंट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये देखो यहाँ पर, ये देखो व्हेन शेयर्स आर रीइश्यूड एट ए लॉस सच लॉस टू बी डेबिटेड, कहाँ चला गया ये वाला, नहीं ये
हाँ ये देखो, द फॉरफिटेड अमाउंट ऑन शेयर्स नॉट येट री इशूड, क्योंकि यहाँ पर सारे शेयर्स री इशूड नहीं हुए हैं, शुड बी सोन अंडर द हेडिंग शेयर कैपिटल। तो जो हम लोग का री इशू नहीं हुआ उसका फॉरफिटेड अमाउंट को हम लोग को कहाँ पर दिखा देना है, हम लोग को यहाँ पर शेयर कैपिटल के हेड में दिखा देना है। तो शेयर कैपिटल में हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे, ऐड फॉरफिटेड शेयर्स। अब ये वैल्यू कितना है कैसे पता करेंगे, ये देखो कितना शेयर फॉरफिट हुआ था, यहाँ पर 1500 में 1250 शेयर्स जो है फॉरफिट हुआ था। तो कितना नहीं फॉरफिट हुआ, एक्चुअली राम का पूरा हो गया था, श्याम का नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखो श्याम का टोटल कितना शेयर था 1000, उसमें से कितना फॉरफिट हुआ 750। चेक करते हैं 1000 माइनस 750 करके, 1000 माइनस 750, ठीक है। तो ये कितना हो गया 250 शेयर्स जो है वो फॉरफिट नहीं हुआ है। और उस पे हम लोगों ने कितना रिसीव किया होगा 6 रुपीज करके, क्योंकि राम के पास से हम लोगों ने 6 रुपए लिए हैं, तो इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा 1500। तो हम लोग अगर शेयर फॉरफिचर में ऐड करेंगे तो कितना करना पड़ेगा 1500 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो 1500 ऐड करते हैं, ये देखो इस तरह से कर सकते हो। या फिर और एक तरीका भी है समझने का, कैसे, यहाँ पर शेयर फॉरफिचर में कितना है, क्रेडिट है 7500, ऐसे भी कर सकते हैं, क्रेडिट है। अच्छा फिर देखो शेयर फॉरफिचर में डेबिट है 2500, ये डेबिट अमाउंट, ठीक है। अच्छा फिर से देखो शेयर फॉरफिचर में डेबिट है 3500, तो कितना बचेगा, ये हो गया 6000, तो 1500 बच रहा है। डेबिट क्रेडिट एडजस्ट करने से 1500 बच रहा है, क्योंकि क्रेडिट अमाउंट ज्यादा है तो 1500 क्रेडिट होगा। ये कहां से आया, ये जो शेयर रीइशू नहीं हुआ उसका फॉरफिटेड अमाउंट, रीइशू नहीं हुआ वो कितना अमाउंट है 250 शेयर्स, क्योंकि 750 रीइशू हुआ 1000 में से, राम का तो पूरा ही हो गया था, 500 शेयर्स था 500 ही हो गया। तो ये 250 शेयर्स पे कितना फॉरफिचर अमाउंट क्रेडिट हो रखा था 6 रुपीज करके, तो वो भी 1500 होगा। जैसे भी समझो एक ही बात है, ठीक है। या फिर जो एंट्री है उसको हम लोग एडजस्ट करके भी देख सकते हैं, 1500 होगा। अब अगर हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं तो शेयर कैपिटल का अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का 299, 2,99,000, ये ट्रांसफर होगा यहाँ पर 2,99,000। और रिजर्व सरप्लस, नोट नंबर 2, रिजर्व सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व सरप्लस में क्या क्या है देखो, ऐसे लिख देते पर्टिकुलर्स और अमाउंट। तो एक तो है सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये रिजर्व होता है, रिजर्व का पार्ट होता है। और एक है हम लोग का कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, ठीक है। अब देखो कैपिटल रिजर्व तो दिख रहा है कितना क्रिएट हुआ है, कैपिटल रिजर्व 3500। सिक्योरिटीज प्रीमियम यहाँ पर एक ही डेबिट दिख रहा था, बाकी नहीं दिख रहा है, लेकिन हम बताते हैं कैसे होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम क्यों आएगा। यहाँ पर पहले लिख लेते हैं कैपिटल रिजर्व 3500। सिक्योरिटीज प्रीमियम इसीलिए आएगा क्योंकि हम लोग जो बैलेंस शीट बना रहे हैं वो तो 30,000 शेयर्स पे बना रहे, ठीक है। तो हम लोग का सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट कितना हो जाएगा, देखो 30,000 शेयर्स पे प्रीमियम का पैसा जो है वो सभी ने दे दिया है, इवन श्याम ने भी दिया है, अगर किसी ने नहीं दिया है वो राम है, ठीक है। क्योंकि 30,000 शेयर्स पे सभी ने पैसे दिया, सिर्फ राम और श्याम का जो है फॉरफिट हो गया, उन्होंने नहीं दिया। लेकिन उसमें भी श्याम में अलॉटमेंट दे दिया था, क्योंकि श्याम ने अलॉटमेंट दे दिया था तो उनका जो प्रीमियम अमाउंट है वो भी रिसीव्ड था। तो एकमात्र जो है राम का 500 शेयर्स पे 2 रुपए करके प्रीमियम नहीं मिला, 1000 रुपए। तो इसका मतलब हम लोग के प्रीमियम अकाउंट में कितना जाएगा, 30,000 शेयर्स रीइशू हुआ है, 2 रुपए करके प्रीमियम 60,000 है ना। यहाँ पर एक काम करते हैं, इधर लिख के दिखाते हैं, ये देखो 30,000 इंटू 2 इतना रिसीव्ड होना चाहिए, बट कितना नहीं हुआ, राम के पास से 1000 रुपए। तो यहाँ पर हो जाएगा 60,000 माइनस 1000 मतलब 59,000। अब ऐड कर लेते हैं 62,500, इसको लिख लेंगे यहाँ पर
62,500। अब टोटल करते हैं। 3,61,500 हो गया। ठीक है, अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नोट नंबर 3। पैसा कितना मिला होगा? तो ये कैश एट बैंक लिख देते, क्योंकि हम लोग नॉर्मली एंट्री तो बैंक वाला ही करते हैं। तो कैसे पैसा मिला होगा? 30,000 शेयर्स जो है, 30,000, या फिर हम लोग चाहे तो इसको 3,61,500 इधर लिख के भी टोटल कर देंगे तो भी चलेगा। फिर भी देखो 30,000 शेयर्स में इन दोनों का छोड़ के बाकी सबका पैसा जो है पूरा मिल गया है, तो हम लोग इसको अलग कर लेते हैं। ठीक है, 30,000 शेयर्स पे हम पहले यहाँ से लेस कर देते हैं 1,500। ठीक है, ये देखो इतने शेयर्स पे तो हम लोग को पैसा मिला ही है ना, 2,97,500 तो हम लोग को मिला ही है, क्योंकि इतने शेयर पे 10 रुपए करके मिला हुआ है। तो यहाँ पर ये अमाउंट तो होगा ही। फिर भी हम यहाँ पर दिखा देते हैं, देखो 30,000 से 1,500 पहले लेस करते हैं, मतलब बाद फॉरफिट के बाद कितना पैसा दिख रहा होगा? 30,000 माइनस 1,500, तो ये हो गया हम लोग का ये क्या दिख रहा है? 30,000 माइनस 1,500, तो ये हो गया 28,500। तो 28,500 इसको हम अलग से कैलकुलेट करते हैं, और एक एक शेयर 12 रुपए करके था। मतलब जब बैंक डेबिट होता है तो विथ प्रीमियम ही होता है ना, एक एक शेयर हम लोग का 12 रुपए का था। तो यहाँ पर 28,500 इंटू 12, तो ये पूरे शेयर्स पे 3,42,000 रिसीव हुआ है। ये क्या हो गया? 3,42,000। यहाँ पर दिखा देते 3,42,000 रिसीव हुआ। अब ये शेयर फॉरफिट होने के बाद ये शेयर जब रीइशू हुआ, सारा शेयर रीइशू नहीं हुआ, 1250 शेयर्स रीइशू हुआ है, और इस पे हम लोग का बैंक डेबिट दिख रहा है, यहाँ पर एंट्री दिख रहा है। क्योंकि फॉरफिचर से है तो आगे का एंट्री नहीं दिख रहा है, आगे का भी एंट्री करोगे तो यही अमाउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर 10,000 मिला है बैंक अकाउंट डेबिट, 1250 इंटू 8, 10,000। अच्छा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3,52,000। लेकिन हम लोग का कितना है? 3,61,500। 3,52,000 माइनस 3,61,500 कितना कम हो रहा है? 9,500। ये कहाँ चला गया? तो ये 1250 पे 8 रुपीज करके हम लोग को कलेक्ट हुआ है, और 30,000 पे 1,500। 1,500 कैंसिल हो गया। 30,000 पे 1,500, हाँ सही तो है। 30,000 पे 1,500। क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक तो हो गया है, पूरा ही ठीक ही हुआ है। 30,000 equity shares, 10 each payable, 3 per share on application, 5 including premium on allotment, 4 all the shares were subscribed, money due on all shares was fully received। तो 30,000 पे राम और श्याम के अलावा सभी ने पैसा दिया है। तो 30,000 पे अगर हम लोग 1,500 लेस कर देंगे तो इन पे हमें 12 रुपए करके पैसा मिल चुका है। 3,42,000, हाँ ठीक तो किया मैंने, 3,42,000 मिल गया। इसका मैंने अलग से ही एंट्री कर दिया। अच्छा, इसके बाद जिनका अच्छा देखो, इसके बाद बोल रहा है राम का 500 शेयर्स था, हु फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, एंड श्याम होल्डिंग 1,000 शेयर्स फेल्ड टू पे, ऑल दोस 1,500 शेयर्स वर फॉरफिटेड। रीइशू हुआ है 1,250 शेयर्स और 8 रुपए पे, तो 1,250 इंटू 8, 10,000, तो ये भी करेक्ट ही है 10,000। तो प्लस 3,42,000, तो ये हो जाएगा 3,52,000, लेकिन हम लोग का आंसर है होना चाहिए 3,61,000।
तो 9,000 का गैप आ रहा है। 3,52,000 माइनस 3,61,000, 9,000 का गैप आ रहा है। तो इसका मतलब कुछ कैश इन हैंड वगैरह होना चाहिए, क्योंकि देखो और तो कुछ होगा नहीं। अगर हम लोग तो फॉर फीचर से एंट्री किया, अगर हम लोग सारा एंट्री भी कर लेते तो भी हम लोग का क्या एंट्री होता, पहले कैपिटल का एंट्री एप्लीकेशन का होता तो 30,000 इंटू 3 तो 90,000, ऐसे करके इंडिविजुअली एक बार करके देख सकते हो। लेकिन क्योंकि इसमें पूरा डिटेल्स नहीं दिया है ना कि बैलेंस शीट का क्या है क्या नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये आ रहा है। और कैश इन हैंड कुछ मिला के अगर हम लोगों को इसको पूरा बना के देना है, क्योंकि देखो वैसे भी ये एक्सट्रैक्ट बनेगा, क्योंकि बैलेंस शीट में सारा डिटेल्स तो है नहीं। तो इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इधर जो बैलेंस आया इधर भी उतना लिख के हम लोग इसको क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, इसका नोट्स बना नहीं सकेंगे क्योंकि फिर टैली नहीं हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कुछ कैश इन हैंड है, क्योंकि शेयर इशू करके जो आ रहा है बोलो। 90,000, 1,47,500 আর 1,14,000 মানে অ্যাপ্লিকেশন অ্যালটমেন্ট আর কল। अच्छा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल। अच्छा, एप्लीकेशन জিএসটি ম্যাম 10,000। কত আরেকবার বলো। 30,000 ইন্টু 2। ম্যাম 3 হবে তো অ্যাপ্লিকেশন। হ্যাঁ, 3,000 ইন্টু 30,000 ইন্টু 3 কত হয়ে গেল? 90,000। 90,000 আর অ্যালটমেন্টে তো একজন আবার দেয়নি। 5 করে হবে 30,000, কিন্তু ওই 2,500টা মাইনাস হয়ে যাবে। হ্যাঁ, 30,000 माइनस এটা হয়ে যাবে 30,000 माइनस 500 করে দিচ্ছি। मतलब राम का जो शेयर था उस पे पैसा नहीं मिला, तो इस पे मिलेगा कितना करके, 5 रुपीज करके। ठीक है, 5 रुपीज, तो 1,47,500 ये हो गया अलॉटमेंट। कॉल में कितना हो जाएगा? 30,000 माइनस 1,500, 28,500 इंटू कॉल का कितना है, 28,500 इंटू 4 तो 1,14,000। अच्छा देखते हैं, 1,14,000। और फिर से जब री इशू हुआ उसका हो जाएगा री इशू का री इशू पे कितना बना? 10,000। 10,000 अब टोटल करने से देखना पड़ेगा हो रहा है। प्लस 1,47,500 प्लस 90,000। हाँ, आ तो रहा है। ठीक है, तब इसका मतलब मेरा वहां पर कुछ तो गलत हो रहा था। हाँ, तो इसका मतलब कैश इन हैंड ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये कर लो नोट में। सही बात है, ऐसा ही करना चाहिए हम लोग को। देखो यहाँ पर हो जाएगा, इसमें क्या गलत हो रहा है, शायद मैंने यहाँ 30,000 माइनस 1,500 किया, लेकिन इस 1,500 को मैंने पूरा हटा दिया, फिर री इशू दिखाया। गलती क्या हुआ पता है? गलती ये हो रहा है, ये ठीक है, यहाँ पर एक चीज और जुड़ना चाहिए था। श्याम से जो हम लोगों को पैसा मिला, यहाँ पर हम लोगों ने तो पूरा 1,500, लेकिन राम और श्याम से जो पैसा मिला इन केस ऑफ एप्लीकेशन वो हम लोगों ने हटा दिया, और मतलब मैंने हटा दिया बेसिकली। तो यहाँ पर राम का एप्लीकेशन का पैसा अगर ऐड कर लेते और श्याम से जो मिला वो पैसे को अगर ऐड कर लेते तो ये यहाँ पर शायद सही आ जाएगा करने से। बाकी ये सबसे बेस्ट तरीका है कि एप्लीकेशन पे सभी से पैसा मिला, अलॉटमेंट में 29,500 से मिला, क्योंकि अलॉटमेंट का 30,000 माइनस सिर्फ 500 शेयर्स होगा। ठीक है, और इनटू 5 रुपीज, और यहाँ पर हो जाएगा 30,000 माइनस 1,500 शेयर्स इंटू 4। यहाँ पर ये गलती हो रहा है, ये ठीक है, ये मतलब जिन्होंने कुछ भी फेलियरिटी नहीं किया, और ये री इशू, ये ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर पॉइंट जो मिस कर दिया, राम और श्याम से जो पैसा मिला था वो पॉइंट मैंने यहाँ पर मिस किया, इसी वजह से नहीं हो रहा है। अगर वो पैसा हम लोग ऐड कर देंगे ना तो हो जाएगा। ठीक है, वो पैसा अगर ऐड कर देंगे तो हो जाएगा। देखो राम से मिला है 3 रुपीज और श्याम से मिला है 8,000 और वहां पर 1,500, ऐसे करके कुछ होगा। ठीक है, तो करने से हो जाएगा। ठीक है, ये अच्छा है, इसमें ऐसे करके करेंगे तो पूरा क्लैरिटी रहेगा कि क्या हो रहा है। तो ये नोट यहाँ से इसको हटा दो, इसका जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें हम लोगों ने सही नहीं किया। ये वाला सही है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नोट नंबर 3। ठीक है, ये नोट नंबर 3 के साथ बन जाएगा। अच्छा, ये हो गया हम लोगों का। अच्छा, 16, 17
बस ये तो मतलब यहाँ पर है, और नीचे भी कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, और कुछ एमसीक्यूज भी है, ठीक है, और भी एक क्लास तो लगेगा, मुझे जितना लग रहा है 1 या 2 लगेगा। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।